Hello friends, I'm CS Monica Agrawal. I'm here going to take your session for the Companies Act 2013. Here we will discuss about the basic introduction, kinds of the company and features of the company. See, basic introduction, kinds of the company and features of the company. बेटा कंपनीज एक्ट 2013 का जो ये बेसिक पार्ट है हमारा, ये ही हमारे सीए फाउंडेशन में मेनली कवर्ड है। फर्दर डिटेल्स हमारे आईपीसीसी और फाइनल कोर्स में इंक्लूडेड है। जो भी बेसिक्स हैं कंपनीज एक्ट के, वही हमारे सीए फाउंडेशन में आते हैं। ओनली बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट। बेटा आप सबने सुना होगा कि ये एक्ट 2013 में न्यूली अपना इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले 1956 का एक्ट हमारे ऊपर गवर्न था। तो हमारे को 2013 के एक्ट ने कई सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, जिनको पढ़ने में हमें काफ़ी इंटरेस्ट अब आने वाला है। तो वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी ऑफ कंपनीज एक्ट 2030 राइट नाउ। इस सेशन में इंट्रोडक्शन में मैं तुम्हें ओवरव्यू दे रही हूँ बेटा कंपनीज एक्ट 2013 का, जिसके अंदर हम कवर करेंगे सबसे पहले फीचर्स ऑफ द कंपनी, आफ्टर दैट कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी, incorporation of the company and share capital, about the shares, MOA and AOA. We will going to discuss in detail these above sessions. तो बेटा सबसे पहले कंपनीज एक्ट पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंपनी होती क्या है। बेटा अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा, बोले मैम ये भी कोई क्वेश्चन है क्या कि कंपनी होती क्या है? हमें सबको पता है कि कंपनी क्या होती है। नहीं बेटा, आज तक हम जो जानते आए हैं कि कंपनी क्या होती है, वो डेफिनेशन केवल हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। कंपनीज एक्ट की एक्चुअल डेफिनेशन कंपनी के बारे में दी हुई है हमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में, जो हमें बताता है कि बेटा कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under this act under any previous company law। incorporated का मतलब क्या होता है कि ऐसी एंटिटी जो बनी है, यानी कि रजिस्टर्ड हुई है, किसमें? कंपनीज एक्ट के अंदर। उस एंटिटी को हम कंपनी बोलते हैं। बेटा जैसे हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इससे हमें कोई भी डेफिनेशन के बारे में क्लियरेंस नहीं होती है। लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर यही डेफिनेशन है। तो अगर आपसे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप बताएंगे कि एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट का मतलब है कंपनीज एक्ट 2013, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब है जैसे कंपनीज एक्ट 1956 और ऐसे पहले जितने भी कंपनीज एक्ट आए हैं उनके अंदर अगर आप रजिस्टर्ड हो तो भी आप कंपनी हो। यानी कि अगर आज से 2013 से पहले कोई कंपनी बनी हो तो वो कंपनीज एक्ट 1956 में बनी होगी, तो वो भी वैलिड कंपनी है। ऐसा तोड़ना है कि 2013 के एक्ट के आने के बाद में जितनी भी पहले की कंपनियां थी वो सारी बेकार हो गई, वो सब भी वैलिड है। तो कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन में कवर्ड है ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है या फिर उसके पहले वाले एक्ट में रजिस्टर्ड है। मैम रजिस्टर्ड बोले तो, इनकॉर्पोरेटेड बोले तो होना कहाँ पड़ता है? बेटा रजिस्टर्ड हम होते हैं आरओसी में। मैम ये आरओसी क्या होता है? आरओसी बोले तो रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक ऐसा गवर्नमेंट ऑफिस है जिसके अंदर हमारी एंट्री होती है कंपनी की रजिस्टर्स में कि ये कंपनी आज से एग्जिस्टेंस में आ गई है, यानी कि कंपनी का लीगल बर्थ हो गया है। कंपनी एक तरीके से जैसे ही रजिस्टर्ड होती है वो दुनिया में आ जाती है और उसका जन्म हो जाता है। ठीक है बेटा, अब हम फर्दर डिस्कशन कर रहे हैं कंपनी के बारे में ही। कंपनीज एक्ट 2013 was enacted to consolidate and amend the law relating to the companies। बेटा जितने भी लॉ आए थे उन सब का पूरी समरी इस एक्ट के अंदर हमें कवर करके दी गई है। अब बात आती है मैम ये सेक्शन, ये जो अपना लॉ है वो कितना लेंथी है, इसमें क्या क्या कवर्ड होता है? बेटा मेनली इसमें 470 सेक्शंस कवर्ड है। कितने सेक्शंस हैं? 470 sections and schedules mention है, that is 7 schedules।
इस पूरे एक्ट को हमने 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। मैम इतना बड़ा एक्ट हमें सीए फाउंडेशन में पढ़ना नहीं बेटा, मैंने तुम्हें बताया था कि सीए फाउंडेशंस में ओनली तुम्हारे बेसिक कवर्ड है, ना कि पूरे 470 सेक्शन। आप ये बाद में फर्दर जब तुम आईपीसीसी फाइनल में पहुंचेंगे तब आप ये फर्दर पढ़ेंगे, अभी हमें केवल बेसिक्स पढ़ने हैं। अच्छा बेटा, एक बात मुझे बताओगे आप, आपने सुना होगा कि लॉ क्या होता है? लॉ वर्ड सुना होगा लॉ, और एक वर्ड पढ़ा होगा एक्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एनीबडी? बेटा लॉ और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है? लॉ के अंदर कवर्ड होता है एक्ट प्लस रूल्स प्लस गवर्नमेंट के जो भी नोटिफिकेशंस और एक्सप्लेनेशन आते हैं, किससे रिलेटेड? लॉज, उस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड, रूल्स से रिलेटेड, नोटिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन, गाइडलाइंस आती हैं गवर्नमेंट की, वो सारी लॉ के अंदर कवर्ड होती है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कंपनी लॉ, तो उसमें कंपनीज एक्ट तो आपका कवर्ड होगा ही, साथ में कंपनीज के रूल्स, नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट्स के गाइडलाइंस, एक्सप्लेनेशन भी कवर होंगे। मैम ठीक है, एक्ट हमें समझ में आता है, लेकिन ये रूल्स का क्या मतलब होता है? बेटा किसी भी एक्ट को सपोर्ट करने के लिए उसकी जो प्रोसीजर पार्ट होती है वो रूल्स में डिफाइन की जाती है। गवर्नमेंट अपना फर्दर एक्सप्लेनेशन, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लोग कंफ्यूज हैं, तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन एंड गाइडलाइंस इशू करती हैं। ये ऑल ओवर मिलके क्या बनाता है बेटा? लॉ बनाता है। एक्ट के अंदर केवल एक्ट कवर्ड है, यानी कि सेक्शंस, उनके अंदर सब सेक्शंस, और आफ्टर दैट प्रोविजंस आर कवर्ड इन एक्ट। यानी कि मैंने बोला कंपनीज एक्ट 2013, दैट इज द अलोन कंपनीज एक्ट 2013। मैंने बोला कंपनी लॉ, तो इसके अंदर आपका कंपनीज एक्ट भी आ गया, कंपनीज के रूल भी आ गए, कंपनी नोटिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो कवर्ड इन कंपनी लॉ। अब हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बेटा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनीज एक्ट, बेटा जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लॉ किसके बारे में। जो हमने पढ़ा कंपनी के बारे में। अब कंपनी क्या होती है ये आप समझ चुके हैं, उसके बाद अब हम ये समझेंगे कि ये लॉ किस पे एप्लीकेबल है, यानी कि कौन कौन सी एंटिटीज़ पे ये लॉ एप्लीकेबल होगा। तो बेटा एप्लीकेबिलिटी अब हम कवर करने वाले हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एप्लीकेबिलिटी बेटा जैसे हमने कंपनीज एक्ट नाम पढ़ा है तो ये तो इंश्योर है कि कंपनीज पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। कौन सी कंपनीज क्या होती है बेटा? जो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है, यानी कि रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट में, या इससे प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है, ठीक है, उन पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। एक कंपनियाँ होती है, स्पेशल कंपनीज होती हैं, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी, जिनका बेसिक बिजनेस क्या होता है? इंश्योरेंस से रिलेटेड होता है। बेटा इनके अंदर कुछ स्पेशल पॉइंट होते हैं, यानी कि इनके लिए स्पेशल एक्ट बने होते हैं। इंश्योरेंस एक्ट जैसे बना हुआ है, इल्डा एक्ट बना हुआ है अपना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट, ये जो एक्ट बना हुआ है, तो ये एक्ट इन पे मेनली एप्लीकेबल होता है इंश्योरेंस कंपनी पे, लेकिन कंपनीज एक्ट भी इन पे एप्लीकेबल होता है। बट अगर कंपनीज एक्ट कोई बात अगेंस्ट है, कंपनीज एक्ट की कोई बात अगेंस्ट है किसके? इंश्योरेंस एक्ट के या इल्डा एक्ट के, तो फिर अपने यहाँ पे जीतेगा कौन? इंश्योरेंस एक्ट और इल्डा एक्ट। मतलब जो इनके लिए स्पेशल एक्ट बना हुआ है उसको अपन प्रायोरिटी देंगे ओवर द कंपनीज एक्ट। तो बेटा इंश्योरेंस कंपनीज पे भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल तो होता है, लेकिन तब तक ही एप्लीकेबल होगा जब इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। कंपनीज एक्ट के अंदर और इंश्योरेंस एक्ट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो जीत किसकी होगी? इंश्योरेंस एक्ट और इल्डा एक्ट, यानी कि स्पेशल एक्ट्स की जीत होगी, और उनके प्रोविजंस को हम मेनली कंसीडर करेंगे। सेम यही होता है बेटा बैंकिंग कंपनीज के साथ। बैंकिंग कंपनीज के लिए अलग से एक्ट बना हुआ है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इस एक्ट के भी बैंकिंग कंपनीज पे भी अपना कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है? कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है। बट कहाँ तक एप्लीकेबल है? अप टू द एक्सटेंड जब ये इनकंसिस्टेंट नहीं होता है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है, कंपनीज एक्ट के बीच में, अपने कंपनीज एक्ट के बीच में और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बीच में अगर कोई डिफरेंस नहीं होता है, तब तक तो कंपनीज एक्ट भी बैंकिंग कंपनीज पे एप्लीकेबल है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है तो बात किसकी मानी जाएगी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की। अगेन 3 तरीके की अपनी मेनली स्पेशल कंपनीज मानी जाती है। फर्स्ट इज इंश्योरेंस कंपनी,
सेकेंड इज बैंकिंग कंपनी एंड थर्ड इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज, जिनका काम होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेम इन पे भी यही रूल एप्लीकेबल होगा कि इनके लिए जो स्पेशल एक्ट है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2013 वो इन पे एप्लीकेबल होता है और कंपनीज एक्ट भी इन पे एप्लीकेबल होता है। लेकिन कंपनीज एक्ट और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो जीत इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की होगी, यानी कि हम प्रोविजन कंसीडर करेंगे किसके, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के। तो यानी कि हमें ये समझ में आता है कि इन एंटिटीज पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता तो है, लेकिन अगर इनके स्पेशल एक्ट और कंपनीज एक्ट के बीच में डिस्प्यूट होता है तो स्पेशल एक्ट एप्लीकेबल होगा। नाउ इनके अलावा भी अगर कोई एंटिटी बनी है स्पेशल एक्ट के तहत, फॉर एग्जांपल आरबीआई। आरबीआई एक एंटिटी है गवर्नमेंट की जो किस एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है, आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर उस एक्ट उनके लिए कोई स्पेशल एक्ट बना है किसी एंटिटी के लिए, तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है वही वाला पॉइंट जो हमने इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के अंदर कंसीडर किया। आफ्टर दैट एक पॉइंट आता है हमारे सच बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स और एज सेंट्रल। बेटा वर्ड है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है ये हम कंसीडर करेंगे अब। बेटा आपने नाम सुना है कंपनी और एक आप सुन रहे हैं बॉडी कॉर्पोरेट। जनरली लोग बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी को एक ही कंसीडर करते हैं। तो बेटा बात ये आती है कि इनमें कोई डिफरेंस है या दोनों एक ही चीज है। बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी दोनों एक ही चीज है या दोनों में कोई डिफरेंस है, ये हम देख रहे हैं। कंपनी बेसिकली क्या होती है बेटा, अभी अभी हमने पढ़ा सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अकॉर्डिंग एनी एंटिटी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अर्लियर एक्ट इज कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, ऐसी एंटिटी जो किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड है उस एंटिटी को हम क्या बोलते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है क्या, यस। क्यों, क्योंकि वो किसी ना किसी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। कौन से एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में। तो बेटा अब मुझे बताओ क्या आरबीआई बॉडी कॉर्पोरेट है या कंपनी है। बेटा आरबीआई बॉडी कॉर्पोरेट है क्योंकि वो कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड है, आरबीआई एक्ट में, ना कि कंपनीज एक्ट में। इसी तरीके से हम बात करेंगे फॉरेन कंपनी की। फॉरेन कंपनी क्या होती है मैम, फॉरेन कंपनी होती है बेटा जो इंडियन एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, जो इनकॉर्पोरेटेड है फॉरेन के कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है और जो अपना बिजनेस कहाँ कर रही है, इंडिया में बिजनेस कर रही है। तो ऐसी कंपनीज को हम बोलते हैं फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी कंपनी तो नहीं है, हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी नहीं है क्योंकि हमारे एक्ट के अंदर वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो वो कहाँ रजिस्टर्ड है, उनके एक्ट में। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई एंटिटी रजिस्टर्ड होती है, यानी कि दुनिया के किसी भी एक्ट में अगर कोई एंटिटी रजिस्टर्ड होती है तो उसे हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। यानी कि हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, पर हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी हो ये ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा बेटा ये एक्ट उन एंटिटीज़ पे भी एप्लीकेबल होता है जिनके बारे में गवर्नमेंट बोल दे। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का आज नोटिफिकेशन आता है कि ये पर्टिकुलर एंटिटी है, इस पे भी कंपनीज एक्ट लगेगा, तो उस पर भी कंपनीज एक्ट लगने लग जाएगा। तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे के क्या कर सकती है, कंपनीज एक्ट को एप्लीकेबल कर सकती है किसी भी एंटिटी पे। चलो बेटा अब हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेबिलिटी के बाद में फीचर्स ऑफ द कंपनी। बेटा फीचर्स में सबसे पहले हम देखेंगे हमारे सेपरेट लीगल एंटिटी। बेटा बचपन में आप पढ़ चुके हैं सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में डिटेल से। क्या होता है सेपरेट लीगल एंटिटी? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि कंपनी और कंपनी को फॉर्म करने वाले, इन दोनों को हम अलग अलग पर्सन ट्रीट करते हैं क्योंकि कंपनी का इंडिविजुअल अलग तरीके से बर्थ हुआ है, लीगल बर्थ हुआ है। कंपनी का नेचुरल बर्थ नहीं होता बट लीगल बर्थ होता है और कंपनी को एक सेपरेट पर्सन ट्रीट किया जाता है। उसके बाद में हम डिटेल से पढ़ेंगे परपेचुअल ससेशन। परपेचुअल ससेशन का मतलब होता है कि कंपनी की डेथ नहीं होती है मेंबर्स की डेथ होने से या डायरेक्टर्स की डेथ होने से। मतलब मेंबर्स कैन कम, मेंबर्स कैन गो, बट कंपनी स्टिल कंटिन्यूज।
लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी बनाने का बेसिक पर्पज लोगों का यही होता है कि उसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि अगर आप पे कोई उधारी भी होती है तो आपको उससे पर्सनली पे नहीं करना पड़ेगा, केवल कंपनी के असेट्स ही उसके लिए लायबल होंगे और मेंबर्स और डायरेक्टर्स के पर्सनल असेट्स उसके लिए लायबल नहीं होंगे। नेक्स्ट फीचर है कंपनी का कि ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, यानी कि इसका नेचुरल पर्सन नहीं है, इसका बर्थ लॉ से होता है और ये आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या आप देख सकते हो कंपनी के हाथ हैं, पैर हैं या कोई बॉडी है कंपनी की? नहीं, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। पर्सन तो है क्योंकि इसका लीगल बर्थ हुआ है और सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन इसको आप देख नहीं सकते, कंपनी की कोई नेचुरल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए ये क्या मानी जाती है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। After that, the main feature of the company is common seal. Common seal is an authentication by company in form of कॉमन सील। एक सील होती है जिसके थ्रू कंपनी किसी भी डॉक्यूमेंट में अपने सिग्नेचर कर सकती है। बेटा आपको पता है कि कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, तो नेचुरल पर्सन नहीं है तो वो अपने नेचुरल सिग्नेचर तो कर नहीं पाएगी, तो उसके लिए हमने सील बनाई कंपनी की, जो किसी भी डॉक्यूमेंट में जाने का मतलब है कि कंपनी ने उसे ऑथेंटिकेट कर दिया है और वो डॉक्यूमेंट कंपनी के थ्रू पास हो चुका है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि न्यू कंपनीज एक्ट के अंदर इसके अंदर कुछ चेंज आए हैं तो वो क्या है। ये सारे हम फीचर्स डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो बेटा सबसे पहले हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कंपनी का जो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें क्या बता रहा है बेटा? सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि कंपनी डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग है, डिफरेंट है, किससे? इसके मेकर्स से, और खुद कंपनी अलग अलग पर्सन ट्रीट की जाएगी, यानी कि कंपनी डिस्टिंक्ट है, सेपरेट है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, मतलब कंपनी अपने नाम से अलग से प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है क्योंकि इसे अलग माना गया है। कंपनी अपने नाम से अलग से बैंक अकाउंट खोल सकती है, कंपनी उधार ले सकती है, कंपनी लायबिलिटी क्रिएट कर सकती है और कंपनी किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि कंपनी को सेपरेट एंटिटी माना गया है। लीगल एग्जिस्टेंस कंपनी की मानी गई है क्योंकि लीगल बर्थ होता है कंपनी का बाय रजिस्ट्रेशन इन आरओसी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी अपने आप अपनी एग्जिस्टेंस बना के रखती है। तो कंपनी के अंदर बेटा दो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, BOD बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरे मेंबर्स बोले तो शेयर होल्डर्स। बेटा मेंबर्स और शेयर होल्डर्स में स्लाइट डिफरेंस होता है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये देखिए कि BOD जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं और मेंबर्स हैं उनसे अलग है कौन? कंपनी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या आ गई? सेपरेट लीगल एंटिटी आ गई। BOD को अलग ट्रीट किया जाएगा और कंपनी को अलग ट्रीट किया जाएगा। अगर BOD कुछ करते हैं तो उसके लिए कंपनी लायबल होगी या नहीं होगी, कंपनी कुछ करती है तो BOD लायबल होंगे या नहीं होंगे, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन इनको अभी हमें केवल इतना समझना है कि हमें इन्हें सेपरेट ट्रीट करना है। बेटा अब हम आए हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, दैट इज परपेचुअल सक्सेशन फीचर ऑफ द कंपनी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेंबर्स को चाहे कुछ भी हो जाए, मेंबर्स में डाई और चेंज, मतलब बदल गए हैं मेंबर। पहले कोई और मेंबर था, फॉर एग्जांपल पहले कंपनी का मेंबर था राम और उसने अपने शेयर बेच दिए श्याम को, तो अब कंपनी का मेंबर कन्वर्ट हो गया राम से श्याम में, चेंज हो गया, लेकिन कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी इज गो ऑन टिल इट वाउंड अप। वाउंड अप क्या होता है बेटा? वाउंड अप का मतलब होता है लीगल डेथ ऑफ द कंपनी। जैसे इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है लीगल बर्थ ऑफ द कंपनी, वैसे वाइंडिंग अप का मतलब होता है लीगल डेथ ऑफ द कंपनी। लीगल डेथ कैसे होगी बेटा? जैसे लीगल बर्थ हुआ था ना, उसका रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि आरओसी जब कंपनी को अपनी बुक्स में से हटा देगी, कंपनी के सारे असेट्स बेच के उसकी सारी लाइबिलिटीज चुका दी जाएगी और कंपनी की डेथ हो जाएगी, बाय लीगल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी कंपनी की, उस दिन हम क्या बोलेंगे कि कंपनी की क्या हो गई है? डेथ हो गई, यानी कि कंपनी वाइंडिंग अप हो गया है कंपनी का, कंपनी इज वाउंड अप। उससे पहले चाहे मेंबर्स को कुछ भी हो, कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि मेंबर्स कैन कम
और मेंबर्स कैन गो बट कंपनी स्टिल कंटिन्यूज। अच्छा बेटा, इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल है, तो वो अपन समझेंगे। बेटा एक क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, बच्चे थोड़े से कंफ्यूज जाते हैं। ये कंपनी के ना मेंबर्स हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं कंपनी के। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसके अंदर 25 मेंबर्स हैं, ठीक है। वो सब लोग क्या करते हैं, एक ट्रिप बनाते हैं। उन लोगों की ट्रिप डिसाइड हुई कि वो अमरनाथ जाएंगे, और अमरनाथ की यात्रा पे जाते जाते एक उनको एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी बस वो गिर जाती है खाई में, और ऑन द स्पॉट सारे मेंबर्स की क्या हो जाती है, डेथ। इस केस में जो ये कंपनी थी, इसका नाम था एबीसी लिमिटेड। इस कंपनी के फ्यूचर का क्या होगा जब सारे के सारे मेंबर्स और सारे के सारे बीओडी भी थे इस बस में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी थे और मेंबर्स भी थे, सबकी सबकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब इस कंपनी की एग्जिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, ये क्वेश्चन आता है। तो बेटा हमें बताना होगा कि कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेंबर के जाने से या मेंबर के आने से कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और कंपनी कंटिन्यू रहती है। मैम कंटिन्यू रहेगी कैसे जब कंपनी में कोई है ही नहीं? कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, अपने आप को चलाएगी कैसे? बेटा ये थोड़ा सा लॉजिक है जो आपको बाद में समझ में आएगा। मैं हल्का सा तुम्हें हिंट दे रही हूँ कि जो मेंबर होते हैं इनके एलआर बोले तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी इनके मरने के बाद जो इनकी असेट्स और लाइबिलिटी के जिम्मेदार होते हैं, वो लोग नॉमिनीज और एलआर क्या होते हैं, मेंबर बन जाते हैं। इनके शेयर्स उनको चले जाते हैं और कंपनी कंटिन्यू वर्क करती रहती है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी ख़त्म नहीं होती है मेंबर्स के आने से, मेंबर्स के जाने से, डायरेक्टर्स को कुछ होने से या डायरेक्टर्स के बदल जाने से। ठीक है बेटा, तो परपेचुअल सक्सेशन फीचर हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद में हम देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट फीचर, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। बेटा आप सबको पता है कि तुमने बचपन में, मतलब बोले तो 11th-12th में बहुत डिटेल से पढ़ा है पार्टनरशिप एक्ट। और पार्टनरशिप एक्ट में एक बहुत बड़ी मुसीबत है पार्टनर्स के साथ, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। कल को बिजनेस में कोई नुकसान हो जाता है तो उनको अपने पर्सनल असेट्स भी बिजनेस के नुकसान को कवर करने के लिए देने पड़ते हैं। तो इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए एक कॉन्सेप्ट है कंपनीज का। कंपनीज ने आपको एक फैसिलिटी दी है कि आप टेंशन मत लो, आपकी लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। कि कल को अगर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है तो भी आपको अपने पर्सनल असेट्स बेचने की ज़रूरत नहीं है कंपनी के लॉस को कवर करने के लिए। यानी कि लायबिलिटी आपकी एक एक्सटेंट तक लिमिटेड रहती है। देखो बेटा, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर डिपेंड अपॉन द काइंड्स ऑफ द कंपनी ऑफ विच ही इज अ मेंबर। मैम इसका क्या मतलब है, काइंड्स ऑफ द कंपनी विच ही इज द मेंबर? बेटा अभी हम देखेंगे ये किस तरीके से आपको समझ, मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ कि कंपनीज के टाइप्स के अकॉर्डिंग कैसे आपका डिफाइन होता है। देखो बेटा ये नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, कंपनी के कुछ टाइप बता रखे हैं। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के अंदर लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी। और एक आपको बता रखा है अनलिमिटेड लायबिलिटी। बेटा बेसिकली 3 तरीके की कंपनियां होती हैं हमारे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। देखो बेटा इसके लिए हम देखेंगे अभी, हाँ तो बेटा हम समझ रहे थे हमारा टॉपिक दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी समझने के लिए मुझे आपको ये बताना ज़रूरी है कि कंपनी लायबिलिटी के अकॉर्डिंग कितने टाइप की होती है। लायबिलिटी के अकॉर्डिंग एक कंपनी कितने टाइप की होती है वो हम समझेंगे लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट से। देखिए कंपनी एक बेसिकली एक कंपनी है, तो कंपनी 3 टाइप की हो सकती है लायबिलिटी के अकॉर्डिंग। लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी
और अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो बेटा लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर उसके मेंबर्स की लायबिलिटी होती है केवल अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स तक लिमिटेड। अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कंपनी का 100 रुपये का शेयर खरीदा। शेयर की कीमत कितनी है? 100 रुपये, और उसमें से आपसे 50 रुपये मंगवा लिए गए। अब कंपनी मैक्सिमम आपसे बाकी के बचे 50 रुपये ही मंगवा सकती है, चाहे कंपनी को 250 रुपये की ज़रूरत हो, चाहे कंपनी को 50 रुपये की ज़रूरत हो, चाहे कंपनी को 3000 रुपये की ज़रूरत हो। वो मैक्सिमम एक शेयर होल्डर से उसका जितने शेयर्स का बकाया अमाउंट है, यानी कि अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स है, केवल उतना ही मंगा सकती है, यानी कि पर्सनली मेंबर लायबल नहीं हो रहा है कंपनी के लिए। अब बात आती है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर क्या होता है? जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी को खुदा ना खास्ता कल को कुछ हो जाता है, यानी कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, यानी कि कंपनी बंद होने के कगार पे पहुंच गई, वाइंडिंग अप होने वाला है कंपनी का, तो उस केस में कंपनी का जो हम लोगों ने जितने अमाउंट का गारंटी दे रखा है ना, उतना हम देंगे। फॉर एग्जांपल 3 मेंबर है कंपनी के अंदर, इसने गारंटी दे रखी है 1 करोड़ की, तो ये 1 करोड़ रुपए देगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। इसने गारंटी दे रखी है 1 लाख की, तो ये 1 लाख रुपए देगा, और इसने गारंटी दे रखी है 5 लाख की, तो ये 5 लाख रुपए देगा। तो इनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड है, जितनी इन्होंने गारंटी दे रखी है उतनी देनी है इनको, लेकिन वो भी केवल कब देनी है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, ना पहले नहीं देनी है। केवल कब देनी है इनको अमाउंट? वाइंडिंग अप के टाइम पे। तो लिमिटेड है इनकी गारंटी, लाइबिलिटी भी लिमिटेड हो गई अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी। अब बात करते हैं हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मैम कंपनी की लाइबिलिटी तो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड तो होती ही नहीं है। बेटा सही है, लेकिन कंपनीज एक्ट ने आपको ये भी दे रखा है कि अगर आपकी इच्छा है कि आप कंपनी बना के भी लाइबिलिटी क्या रखना चाहते हो? अनलिमिटेड ही रखना चाहते हो तो रख सकते हो। अनलिमिटेड लाइबिलिटी की कंपनियां वैसे जनरली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास कंपनीज एक्ट ने ऑप्शन दिया है कि आप मेंबर्स की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड रख सकते हो। बेटा फिर मैम पार्टनरशिप एक्ट के अंदर और कंपनीज एक्ट के अंदर क्या डिफरेंस रहा? बेटा एक डिफरेंस है, पार्टनर्स हैं और फॉर एग्जांपल कि एक थर्ड पर्सन है, इसको अगर फर्म से, पार्टनरशिप फर्म से कोई उधार लेना है, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए बाकी हैं फर्म के, फर्म बिक चुकी है, अब कुछ भी नहीं बचा फर्म में, तो ये 5 लाख रुपए लेने ये पार्टनर्स के पास जा सकता है थर्ड पर्सन। लेकिन अगर ये कंपनी होती, फर्म नहीं होती, ये क्या होती? कंपनी, तो ये थर्ड पर्सन कभी भी कंपनी के मेंबर्स के पास नहीं जा सकता पैसा लेने के लिए, चाहे लायबिलिटी अनलिमिटेड ही क्यों ना हो मेंबर्स की। मतलब ये अपना उधारी का पैसा लेने कंपनी के पास जा सकता है, कंपनी रिकवर कर सकती है मेंबर्स से, क्योंकि मेंबर्स की लायबिलिटी यहाँ पे अनलिमिटेड है, तो कंपनी वो 5 लाख रुपए मेंबर से मांग सकती है, लेकिन थर्ड पर्सन डायरेक्टली मेंबर से नहीं मांग सकता। तो एकदम हल्का सा डिफरेंस है पार्टनरशिप फर्म के अंदर और कंपनी के अंदर। क्या? अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी के अंदर कि क्या कि लायबिलिटी दोनों में अनलिमिटेड है, लेकिन फिर भी डिफरेंस ये है कि थर्ड पर्सन पार्टनर्स से लायबल हो सकता है, पार्टनर्स से पैसा मांग सकता है, लेकिन कंपनी के केस में मेंबर्स से डायरेक्ट पैसा नहीं मांग सकता, वो कंपनी के पास ही जाएगा पैसा मांगने, और उसके बाद में कंपनी किससे रिकवर कर सकती है? पार्टनर्स से। ओके बेटा, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ, दैट इज कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। देखो बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब तो आप जानते होंगे। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है जो पर्सन जिसका नेचुरल बर्थ नहीं हुआ है, अदर देन नेचुरल बर्थ, मतलब उसका जन्म हुआ है नेचुरल बर्थ के थ्रू नहीं, अदर देन नेचुरल बर्थ। नेचुरल बर्थ के थ्रू अगर कंपनी का जन्म नहीं हुआ है तो किस प्रोसीजर के थ्रू हुआ है बेटा? लीगल एंड जुडिशियल। आपका बर्थ हुआ है लॉ के थ्रू, लीगल एंड जुडिशियल, एज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। तो कंपनी को माना जाता है क्रिएटेड बाय लॉ। बेटा आपको माना जाता है क्रिएटेड बाय मम्मी पापा, और कंपनी को माना जाएगा क्रिएटेड बाय लॉ। तो क्रिएटेड बाय लॉ कैसे होता है कंपनी का? कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है। तो एक्ट क्या है? लॉ ही तो है एक तरीके का। तो कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है,
तो इसका लीगल क्या हो जाता है, बर्थ हो जाता है। ठीक है, कौन सा बर्थ नहीं होता है कंपनी का, नेचुरल बर्थ नहीं होता है, इसलिए इसको क्या माना जाता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। द कंपनी बीइंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी कैन ओन प्रॉपर्टी। बेटा इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, लेकिन इसकी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि इसके मेंबर्स से और बीओडी से ये अलग अलग है, ये हम आगे पहले ही देख चुके हैं। आगे देखिए, डायरेक्टर्स कैन नॉट कंट्रोल अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड एक्ट एज इट्स एजेंसी बट दे आर नॉट एजेंट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी। बेटा डायरेक्टर्स ऑन द बिहाफ ऑफ किसके काम करते हैं, कंपनी के काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको एजेंट्स नहीं माना जाता मेंबर्स का। मतलब एजेंट्स कौन होते हैं, बेटा तुमने अपन पढ़ेंगे आगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, कि एजेंट हमेशा एक प्रिंसिपल का होता है। प्रिंसिपल बोले तो जो अपने एजेंट के हर काम के लिए लायबल होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टर्स के हर काम के लिए मेंबर्स लायबल नहीं होते हैं, इसलिए डायरेक्टर्स और मेंबर्स के बीच में एजेंट्स का रिलेशन नहीं हो सकता। कंपनी इज कॉल्ड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बेटा अब हम नेक्स्ट फीचर पढ़ रहे हैं, कॉमन सील ऑफ द कंपनी। बेटा इस फीचर के अंदर बेसिकली क्या कवर्ड है हमारा, मैंने तुम्हें बताया था अभी, हल्का सा हिंट दिया था कि कंपनी अपने सिग्नेचर नहीं कर सकती क्योंकि इसकी खुद की बॉडी नहीं है। तो ये अगर किसी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना चाहती है तो इसके सिग्नेचर, ऑफिशियल सिग्नेचर क्या होंगे, इसकी कॉमन सील। बट पहले क्या होता था बेटा, कॉमन सील क्या होता था, कंपल्सरी। कंपल्सरी। बट अभी रिसेंटली कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंदर ये नया प्रोविज़न आया है कि कॉमन सील अब हो गई है ऑप्शनल, कि यानी कि अब कंपनी को अपनी अलग से कॉमन सील रखने की रिक्वायरमेंट कंपल्सरी नहीं है, उसकी इच्छा है वो कॉमन सील रखे या कॉमन सील ना रखे। ये बात आई है सेक्शन 9 के अंदर कि कंपनी को अब सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है बाय कॉमन सील। तो मैम फिर कंपनी सिग्नेचर कैसे करेगी, तो बेटा इसके लिए ये पॉइंट आया है कि कंपनी के सिग्नेचर डायरेक्टर अगर सिग्नेचर कर देते हैं तो वो इक्विवेलेंट टू क्या माने जाएंगे, कंपनी के सिग्नेचर माने जाएंगे। ठीक है, तो मेन अगर कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर है तो उसके सिग्नेचर, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो नॉर्मल डायरेक्टर के सिग्नेचर, कंपनी के सिग्नेचर माने जाएंगे अगर कंपनी के पास क्या नहीं है, कॉमन सील नहीं है। तो अगर कॉमन सील है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। ऐसा कंपनीज एक्ट के अमेंडमेंट 2015 के अंदर आया है कि आपको कंपल्सरी नहीं रहा अब कॉमन सील लेना। अब हम बढ़ रहे हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बेटा बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चला और हम क्या कवर कर चुके हैं, सारे फीचर्स ऑफ द कंपनी कवर कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी में। बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी। कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी जनरेट होती है बेसिकली सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट से। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा कि कंपनी की एंटिटी अलग होती है उसके मेंबर्स से, उसके डायरेक्टर्स से और उससे रिलेटेड एंटिटीज से वो अलग मानी जाती है, सेपरेट मानी जाती है। यही कॉर्पोरेट वेल कॉन्सेप्ट कहता है। कॉर्पोरेट वेल कहता है कि फॉर एग्जांपल ये कंपनी के मेंबर्स हैं और ये हमारी कंपनी है, तो इन दोनों के बीच में एक पर्दा है, इसे बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल। यानी कि ये पर्दा इन दोनों को अलग कर रहा है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये पर्दा इन दोनों को अलग कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट, ये कॉर्पोरेट वेल किसके कारण आया, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण आया है। देखो बेटा, कॉर्पोरेट वेल रेफर्स टू ए लीगल कॉन्सेप्ट वेयर बाय द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। बेटा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कॉर्पोरेट वेल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड केस है एक, वो हमें समझना होगा, जो मैं तुम्हें थोड़ा शॉर्ट में और अच्छे से समझाना चाहूँगी। तो अब हम वो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, सैलोमन वर्सेस सैलोमन, जो हमारा नेक्स्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं कि सैलोमन वर्सेस सैलोमन केस में हुआ क्या था।
तो बेटा देखो सैलोमन वर्सेस सैलोमन केस में क्या हुआ था, देखिए आगे। तो सैलोमन वर्सेस सैलोमन केस के अंदर हुआ था, एक बंदा था सैलोमन, बेटा कोई नहीं था। अपन देखे जाए तो हमारी लैंग्वेज में बोला जाए तो ये मोची था एक, ये मोची था। और ये क्या करता था, मोची क्या करता है, शूज़ बनाता था और बेचता था। इसका शूज़ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था, सोल प्रोप्राइटरशिप में इसका बिजनेस था। ये बंदा है सैलोमन, ठीक है। अब इसको पता चला, इसने एक दिन कंपनीज एक्ट के बारे में से पता चला और इसने क्या बना लिया, अपना जो बिजनेस था ना वो कंपनी को बेच दिया। मतलब एक कंपनी मैन्युफैक्चर की और अपना खुद का जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस था उसको इसने बेच दिया, किसको, कंपनी को। इसने कंपनी को बेच दिया वो बिजनेस, और बदले में कंपनी से लिया कुछ अमाउंट कैश का, कुछ डिबेंचर्स और कुछ शेयर्स। जितने पैसों में इसने बेचा उसमें से कुछ तो इसने कैश में पैसे ले लिए, कुछ अमाउंट इसने पैसे डिबेंचर के फॉर्म में ले लिए और कुछ इसने शेयर्स ले लिए। बेटा पता नहीं किसकी नज़र लग गई और इसकी कंपनी अच्छी चल नहीं पाई और कंपनी क्या हो गई, वाइंडिंग अप, कंपनी बंद हो गई। कंपनी बंद होने के बाद कंपनी जब बिकी तो कंपनी बहुत कम पैसों में बिकी, ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए 4000 पाउंड में कंपनी बिकी। 4000 पाउंड में जब कंपनी बिकी तो कुछ क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स मतलब जिन्होंने कंपनी को उधार दे रखा था, वो अनसिक्योर्ड थे बेचारे। वो कोर्ट में गए कि हमें ये जो 6000 है ना ये हमें दे दो। लेकिन सैलोमन ने क्या किया, क्योंकि वो डिबेंचर उसके पास थे और वो डिबेंचर कौन से थे, सिक्योर्ड, तो उसने पहले ये 6000 खुद ले लिए और बाद में कुछ बचा ही नहीं क्योंकि डिबेंचर 6000 से ज़्यादा वर्थ के थे। तो ये क्रेडिटर्स कोर्ट में गए और बोला कि ये सैलोमन तो खुद ही है कंपनी, इसी ने तो कंपनी बनाई है, इसके पास कंपनी के मोर देन 90% शेयर हैं और ये खुद ही कंपनी है, तो इसलिए आप एक काम करो, ये इसको मत दो, ये शेयर्स, सॉरी ये 6000 पाउंड मुझे दे दो, क्रेडिटर को दे दो। ऐसा इन्होंने कोर्ट में जाके क्लेम किया। तो कोर्ट ने डिसीजन दिया, भाई सैलोमन को और कंपनी को तुम एक कैसे कह सकते हो, सैलोमन की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी और कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो ये कॉन्सेप्ट था अपना कॉर्पोरेट वेल का, जिसको बताया कि कंपनी और सैलोमन तो क्या है, डिफरेंट है, इनके बीच में पर्दा है और ये दोनों अलग अलग एंटिटी ट्रीट की जाएगी। यानी कि सैलोमन अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो पहले पैसा कंपनी के बिकने पे सैलोमन को दिया जाएगा, ना कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। यानी कि इस केस में कौन जीत गया, सिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी कि सैलोमन की जीत हुई। अब बेटा एक कॉन्सेप्ट आता है कि मैम इस तरीके से तो अब कई फर्जीवाड़ा हो सकता है, कोई भी बंदा कंपनी बना के और किसी का भी पैसा, किसी भी क्रेडिटर का पैसा खा जाएगा और खुद सिक्योर्ड बन के अपने आप को पैसा दिला देगा और नुकसान इसमें केवल किसका होगा, आउटसाइड पार्टी का। तो बेटा उसके लिए अगर कोई फ्रॉड करता है तो उसके लिए अलग से कॉन्सेप्ट आया जो हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। बेटा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ये बताया गया है कि भले ही क्या हमारे जो ये मेंबर्स हैं ना वो डिफरेंट होते हो, किससे, कंपनी से। मेंबर्स अभी हमने पढ़ा ना, मेंबर्स और बीओडी और कंपनी ये सब अलग है एक दूसरे से, इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये हमने पढ़ा, सॉरी इनकी क्या है, हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी है। लेकिन उसके बावजूद क्या हो जाएगा, अगर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो गया तो उस केस में इन सबको क्या मान लिया जाएगा, एक माना जा सकता है। ओ माय गॉड, मतलब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट जहाँ खत्म हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। मतलब जो ये पर्दा है ना वो लिफ्ट हो जाएगा, वो उठ जाएगा, पर्दा लिफ्ट होते ही इन दोनों को एक ही मान लिया जाएगा, मेंबर को, बीओडी को, कंपनी को एक ही ट्रीट किया जा सकता है। तो अगर किसी ने फ्रॉड करने की कोशिश की तो आप समझ गए होंगे, तब आपको एक ही माना जाएगा और आपको फ्रॉड करने की सज़ा मिलेगी, ना कि आप अपने इल्ज़ाम कंपनी पे डाल के बरी हो जाओगे, ठीक है। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल को हम थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए एक जोक के थ्रू समझते हैं। बेटा आपने मूवीज़ में देखा होगा निकाह होते हुए,
निकाह कैसे होता है? ये अपने फॉर एग्जांपल ग्रूम है और यहाँ पे अपनी ब्राइड है, ठीक है। अब ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है इनकी, क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। ग्रूम इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है और ब्राइड है उसकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी है। बेटा इन दोनों के बीच में पर्दा रखा होता है, आपने मूवीज में देखा होगा निकाह होते हुए, तो इनके बीच में क्या होता है? पर्दा। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही निकाह आगे बढ़ता है, ग्रूम बोलता है कबूल है और ब्राइड बोलती है कबूल है, और वैसे ही ये पर्दा क्या हो जाता है? लिफ्ट हो जाता है। और जैसे ही ये पर्दा लिफ्ट हो जाता है तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। अब जो ये लोग सेपरेट लीगल एंटिटी थी, अब ये दोनों एक ही माने जाते हैं, यानी कि लड़के का दुख लड़की का और लड़की का दुख लड़के का, दोनों के सुख दुख एक हो जाते हैं, यानी कि दोनों को एक ही ट्रीट कर लिया जाएगा, यानी कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो गया। तो जैसे ही ये पर्दा लिफ्ट होता है तो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है और दोनों एंटिटीज़ को एक ही ट्रीट कर लिया जाएगा, ग्रूम को और ब्राइड को। तो बेटा ये तो थोड़ी सी जोक की बात हो गई, जिससे आपको समझने में हमेशा याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट, हम ऐसी चीज़ें भूलते नहीं हैं। तो अब यही कॉन्सेप्ट हमें कंपनीज पे लगाना है कि अगर ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं वैसे तो, लेकिन ये एक हो जाएंगे जैसे ही क्या हो जाएगा? ये पर्दा लिफ्ट हो जाएगा। तो कई सिचुएशंस है हमारे सामने जब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होता है, वो हम डिटेल से समझने वाले हैं कि कब कब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो सकता है। देखो ये नीचे एग्जांपल्स दिए हुए बेटा, डिटरमाइन कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो ये सब हम देख रहे हैं अब कि कौन कौन से केसेस हैं जिसके अंदर क्या हो जाता है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो जाएगा। बेटा अब हम देख रहे हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हमारा किस किस केसेस में हो जाता है। तो इसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। ट्रेडिंग विथ कंपनी, सॉरी ट्रेडिंग विथ एनिमी। अगर तो बेटा छोड़ो, अब हम इसको समझते हैं एक केस के थ्रू। एक केस हुआ था डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर, कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी का। इस केस के अंदर क्या हुआ था? देखो एक बंदा था, बेटा आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, मैम हिस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं पता, हमें तो कॉमर्स में कुछ नहीं आता, हिस्ट्री कहाँ से आएगी। फिर बेटा थोड़ा सा अगर आपको पता हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में वॉर हुई थी, तो ये दोनों कौन सी कंट्री हो गई? एनिमी कंट्रीज हो गई। दो कंट्रीज हैं इंग्लैंड और जर्मनी, इन दोनों के बीच में क्या डिक्लेयर हुई थी? वॉर। जब दो कंट्रीज के बीच में वॉर डिक्लेयर होती है तो दोनों कंट्रीज कौन सी होती हैं? एनिमी कंट्रीज होती हैं। और आपको पता होगा कि एनिमी कंट्रीज के जो सिटीजन हैं वो एक दूसरे के साथ किसी तरीके का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बंदे ने एक कंपनी बनाई कि वो बंदा था जर्मनी का और उसे कंपनी बनानी थी इंग्लैंड में, मतलब उसे बिजनेस करना था इंग्लैंड में। अब वो खुद जाके बिजनेस तो कर नहीं सकता था क्योंकि वो एनिमी कैरेक्टर में था, तो उसने क्या किया? इंग्लैंड में जाके कंपनी मैन्युफैक्चर की, कंपनी रजिस्टर्ड करवाई और बोला कि कंपनी की तो क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है और वो कंपनी कहाँ की मानी जाएगी? इंग्लैंड की। मैं कहीं का भी हूँ, उससे क्या मतलब है? तो इस केस में कंपनीज एक्ट ने बोला कि अगर आप ट्रेडिंग विथ एनिमी कर रहे हो, मतलब इनडायरेक्टली हम जुड़ेंगे किससे? हमारे दुश्मन कंट्री के बंदे से ही तो जुड़ रहे हैं, वो कंपनी को मैनेज तो वही कर रहा है। मानते हैं हम कि कंपनी बनाने वाला यानी कि वो बंदा जो कहाँ का सिटीजन है? जर्मनी का सिटीजन है, वो अलग है और कंपनी अलग है, यानी कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। लेकिन जहाँ पे बात आती है देश की सिक्योरिटी की, वहाँ पे हम ये पर्दा है ना वो लिफ्ट कर देंगे, यानी कि क्या कर देंगे? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। और इन दोनों को यानी कि कंपनी को और इस बंदे को एक ही मान लेंगे, जैसे कि ये एनिमी है वैसे कंपनी को भी क्या मानेंगे? एनिमी ही मानेंगे। तो डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर लिमिटेड वाले केस के अंदर क्या डिसीजन हुआ था कि ट्रेडिंग विथ एनिमी, जब भी हम एनिमी के साथ ट्रेड करते हैं तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो जाएगा। मैंने आपको केस से बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है कि किस किस सिचुएशन में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो सकता है। उसमें से पहला केस था हमारा डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर लिमिटेड।
बेटा आगे चलेंगे हम सेकंड सिचुएशन में कि दूसरी कौन सी सिचुएशन है जब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ होगा। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जब टैक्स इवेजन यानी कि टैक्स को चुराने के लिए, टैक्स बचाने के लिए, टैक्स चुराने के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, तो उस केस में भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ हो जाएगा। मैम ये कैसे हो सकता है? बेटा देखो ध्यान से समझना, एक बंदा था जिसका नाम था धिनशा मैनेकजी, धिनशा मैनेकजी, ठीक है। अब ये बंदा बहुत ही ज़्यादा रिच था यानी इसके पास क्या था? बहुत पैसा। अब पैसा इसके पास बहुत है तो ये इस पैसे का क्या करे? खर्चा भी बहुत करता है बट फिर भी बहुत पैसा है, तो बेटा इसने अपने पैसा क्या कर दिया? इन्वेस्ट। बेटा पैसा जहाँ तक बहुत था बहुत खुशी की बात थी, इन्वेस्टमेंट किया बहुत खुशी की बात थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या मिला? रिटर्न। ये भी बहुत खुशी की बात है, लेकिन रिटर्न पे देना पड़ा टैक्स। ये बड़ा दुख हुआ इसे कि भाई टैक्स बहुत देना पड़ता है रिटर्न्स पे। तो इस बंदे ने सोचा कि ये टैक्स है ना, जो टैक्स, इसको कैसे बचाया जाए। तो इसने क्या किया? 4 अलग अलग कंपनी बना ली। अच्छा, इसने कंपनी बना ली जो कंपनियां एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये कंपनियां एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती थी, केवल बुक्स में इसने 4 कंपनियां बना ली, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4, और इसने अपनी जो जितनी भी रिटर्न थी ना वो इसमें डाल दी। फॉर एग्जांपल 1-1 करोड़ रुपए ये इसने इन कंपनियों में डाल दी, ठीक है। अब इसने ये दिखाया कि इसने इन कंपनियों को क्या दिया है? उधार दिया है, 1-1 करोड़ रुपए का इसने ये लोन दिया है कंपनी को। बेटा जब आप किसी को इंटरेस्ट फ्री लोन देते हो, फॉर एग्जांपल आप उनका इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो आपकी कोई इनकम हो रही है कि यहाँ पे? नहीं हो रही। जब आपकी कोई इनकम नहीं हो रही है तो आप पे किसी भी तरीके का टैक्स लगेगा क्या? कोई टैक्स नहीं लगेगा। विदाउट इनकम कोई टैक्स नहीं लगता, और वैसे भी उधार देने पे तो ना टैक्स लगेगा। जब पैसा वापस मिलेगा और विथ इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट पे लग सकता है। और बेटा यहाँ पे ये पैसा कभी भी शो नहीं होगा कि इस बंदे को वापस रिटर्न किया गया है पैसा, और अगर रिटर्न भी किया गया तो विदाउट इंटरेस्ट किया गया। तो इस केस में इसकी टोटल इनकम पे किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं लगा। जैसे ही कोर्ट में डिसीजन आया तो उन्होंने पता किया कि ये कंपनी एग्जिस्ट करती है क्या, कोर्ट ने, तो पता चला एक्चुअल में ये कंपनी कोई भी बिजनेस नहीं कर रही है, केवल आपने रजिस्टर्ड करवा के छोड़ दिया गया है और इनका कोई भी बिजनेस नहीं है। तो अगर किसी बंदे ने केवल टैक्स बचाने के लिए आर्टिफिशियल कंपनियां बनाई, केवल टैक्स बचाने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए नहीं बनाई, तो उस केस में भी हम क्या कर देते हैं? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, और इन कंपनियों को और आपको एक ही मान लिया जाएगा और आप अपने आप को उधार तो ना दे सकते हो। तो यानी कि ये सारी आपकी जो रिटर्न है ना वो टैक्सेबल हो जाएगी और आप उनका टैक्स बचा नहीं पाओगे। बेटा आफ्टर धिनशा मैनेकजी वर्सेस पेटिट केस के बाद में हम एक नेक्स्ट सिचुएशन पढ़ने वाले हैं कि कॉर्पोरेट वेल्थ लिफ्ट कब हो सकती है। देखिए बेटा, वैसे तो क्या माना जाता है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसका अगर किसी दूसरी कंपनी पे मोर देन 50% स्टैक या कंट्रोल होता है, स्टैक मतलब होल्डिंग या फिर कंट्रोल होता है, या तो उसने किसी दूसरी कंपनी का मोर देन 50% शेयर खरीद रखे हैं या कंट्रोल ले रखा है मोर देन 50%, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी का जिसका स्टैक उसने ले रखा है, कंट्रोल उसने ले रखा है, उस कंपनी की होल्डिंग बन जाती है और दूसरी कंपनी फर्स्ट वाली कंपनी की सब्सिडरी कहलाती है। तो बेटा जब होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप होता है तब भी ये दोनों कंपनियां सेपरेट ही ट्रीट की जाती है, एक नहीं ट्रीट की जाती। जबकि मान रहे हैं कि हम ये बात की होल्डिंग कंपनी कंट्रोल रखती है सब्सिडरी पे, लेकिन फिर भी इनको सेपरेट ट्रीट किया जाता है क्योंकि दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग हुआ है कंपनीज एक्ट में, दोनों की अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है। लेकिन आरजी फिल्म्स वाले केस में क्या हुआ था कि एक कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी, वो इंडिया के अंदर मूवी प्रोड्यूस करना चाहती थी जब ब्रिटिश हमारे यहाँ रूल करते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाई इंग्लैंड में, दैट इज़ द सब्सिडरी ऑफ अमेरिकन कंपनी, और उसके थ्रू उन्होंने इंडिया में मूवी रिलीज़ करना चाहा। आरजी फिल्म्स वाले केस की मैं बात कर रही हूँ। तो जैसे इन्होंने ये मूवी रिलीज़ करना चाहा तो ये डिसीजन लिया गया कि हमारे यहाँ आपको अमेरिकन कंपनी ही ट्रीट किया जाएगा, ब्रिटिश कंपनी ट्रीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने ये जो कंपनी बनाई थी ना, ब्रिटिश कंपनी, अमेरिकन कंपनी ने जो ब्रिटिश कंपनी बनाई थी वो केवल और केवल इसलिए बनाई थी जिससे वो इजीली मूवी लॉन्च कर पाए इंडिया में और उन्हें अच्छे ऑडियंस मिल पाए।
तो यहाँ पे इस ब्रिटिश कंपनी का पर्पस कोई न्यू बिजनेस करना नहीं था, केवल और केवल एडवांटेज लेना था ब्रिटिश कंपनी होने का। तो यहाँ पे जो ये सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट की वेल है वो लिफ्ट हो जाएगी और इन दोनों को क्या मान लिया जाएगा, एक ही, अमेरिकन कंपनी को भी ब्रिटिश कंपनी को भी। तो आप मूवी अगर रिलीज करना चाहते हो तो आपको अमेरिकन कंपनी का ही स्टेटस मिलेगा, ब्रिटिश मूवी का स्टेटस नहीं मिलेगा। ये डिसीजन हुआ इस केस के अंदर, आरजी फिल्म्स वाले केस के अंदर। नेक्स्ट केस हम देखेंगे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ का। बेटा टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, वेरी इंटरेस्टिंग केस, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग केस। देखिए बेटा ये केस हमें क्या बता रहा है, ये एम्प्लॉयज से रिलेटेड केस है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्या बता रहा है हमें ये केस। देखिए बेटा एक केस हुआ था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ से रिलेटेड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। कुछ एक कंपनी थी जिसका नाम था एसोसिएटेड रबर लिमिटेड, एसोसिएटेड रबर लिमिटेड कंपनी थी, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में मेंशन कर रखा है। देखिए एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये अपनी कंपनी थी। इसके वर्कर्स थे जो उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ था, कंपनी और उसके वर्कर्स के बीच में डिस्प्यूट हुआ था। क्या डिस्प्यूट था और क्या डिसीजन आया, बहुत इंटरेस्टिंग है, अपन ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आगे। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक ब्लैंक स्लाइड ली है यही समझाने के लिए आपको। देखिए ये कंपनी के वर्कर्स हैं, ये कंपनी के गरीब मासूम दिन रात मेहनत करने वाले वर्कर्स हैं और ये कंपनी के ओनर हैं। एक दिन ओनर ने वर्कर्स को बुलाया और उनको बोला कि अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके हमारी कंपनी का प्रॉफिट अगर इंक्रीज कर देते हो, प्रॉफिट इंक्रीज कर देते हो, तो हम आपको एज ए बोनस कुछ इंसेंटिव देंगे, आपको बोनस देंगे। ठीक है, ये वर्कर्स को बोला गया। बेटा मैं बात कर रही हूँ, केस है अपना एसोसिएटेड रबर लिमिटेड, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बेटा ये इंडस्ट्रीज थी अपनी भावनगर की और केस हुआ था किसके साथ, वर्कमैन्स ऑफ दिस कंपनी, वर्कमैन वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर। तो बेटा इस केस में क्या बोला कि जो ओनर था ना उसने एक दिन कंपनी के एमडी ने वर्कर्स को बुला के बोला कि अगर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा तो हम आपको बोनस देंगे। बेचारे वर्कर दिन रात इन्होंने एक कर दिए और इतनी मेहनत की, कंपनी को बहुत ह्यूज प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कंपनी को बहुत हुआ। अब ओनर का मन, जो कंपनी का एमडी था, उनका मन नहीं कर रहा कि वर्कर्स को क्या दें, बोनस दें। तो उन्होंने एक प्लानिंग की। इन्होंने क्या किया, अपनी एक सब्सिडरी कंपनी थी, इस कंपनी की एक क्या थी, सब्सिडरी कंपनी थी। तो फॉर एग्जांपल ये कंपनी तो हो गई होल्डिंग और इसकी एक सब्सिडरी कंपनी थी। तो इसने जो अपना प्रॉफिट था ना वो शो कर दिया सब्सिडरी में, जो प्रॉफिट एक्चुअली में इस कंपनी को हुआ था वो इन्होंने दिखाया अपनी सब्सिडरीज कंपनी में। और बोनस देने का प्रॉमिस किया गया था होल्डिंग कंपनी के वर्कर्स को। तो इन्होंने अपना प्रॉफिट तो नॉर्मल प्रॉफिट दिखाया जो हमेशा से होता था, फॉर एग्जांपल 5 करोड़। इन्होंने बोला था 5 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट होगा तो आपको बोनस मिलेगा। हुआ था प्रॉफिट फॉर एग्जांपल 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 5 करोड़ प्लस 5 करोड़, लेकिन जो एक्स्ट्रा 5 करोड़ थे वो इन्होंने शो कर दिए सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट में और शो किया केवल 5 करोड़ का प्रॉफिट। तो इस केस में वर्कर्स को तो पता था कि प्रॉफिट तो होना चाहिए, हमने इतनी मेहनत की है, फिर ये कंपनी के अकाउंट शो क्यों नहीं कर रहे हैं प्रॉफिट। ये जो एक्स्ट्रा 5 करोड़ थे वो सब्सिडरी में चले गए। कैसे चले गए थे, हो सकता है किसी भी, जैसे कोई कस्टमर है उसको इन्होंने रिसिप्ट दी, वो सब्सिडरी की दे दी, खुद की अकाउंट्स तो इनके अकाउंट्स में तो एंट्री हुई नहीं और सब्सिडरी की बुक्स में एंट्री हो गई इस प्रॉफिट की। तो इस तरीके से इन्होंने ये प्लानिंग की और वर्कर्स को इन्होंने किसी भी तरीके का बोनस देने से मना कर दिया। वर्कर्स को आया गुस्सा, वो बोले हमने इतनी मेहनत की फिर भी बॉस ने हमें क्या नहीं दिया, बोनस नहीं दिया। तो ये बेटा कहाँ गए, कोर्ट में गए और कोर्ट ने बोला अच्छा, कोर्ट को समझ में आ गया प्लानिंग तो हुई है, लेकिन कोर्ट क्या करे, कोर्ट को लीगल था सब कुछ, लीगल तरीके से होल्डिंग कंपनी ने अपना प्रॉफिट सब्सिडरी में दिखाया था।
तो अब कोर्ट ने बोला कि कोई उपाय नहीं बचा है इन दोनों को, जो इन दोनों के बीच में वैल है, यानी कि दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है, उस वैल को हम लिफ्ट कर देंगे और ये दोनों को हम क्या ट्रीट कर लेंगे, इक्वल। यानी कि सब्सिडरी का प्रॉफिट भी किसका माना जाएगा, होल्डिंग का ही माना जाएगा। तो जो प्रॉफिट सब्सिडरी में मिल गया था वो अगेन होल्डिंग का ही काउंट किया गया और इनको जो बोनस देना था वो देना पड़ा। तो वर्कर्स की यहाँ पे जीत हुई, क्योंकि जीत तो हमेशा सच की ही होती है और यहाँ पे भी सच की विजय हुई और वर्कर्स को बोनस दिया गया और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ का फ़ायदा वर्कर्स को मिला। तो ये नेक्स्ट केस था कि अगर आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है किसी को कोई पेमेंट देने की, जैसे बोनस, और अगर आप उससे दूर भाग रहे हो तो उस केस में भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ कोर्ट कर देगा और फ़ायदा दिया जाएगा किसका, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ का। बेटा अब एक लास्ट केस हमारा इसमें बचा है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ में, वेयर द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन अडॉप्टेड फॉर सम इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पज। बेटा ये केस आता है इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पज का, जिसके अंदर बात हो रही है फ्रॉड की। अगर कोई बंदा फ्रॉड करता है यानी कि कोई गलत काम करता है इम्प्रॉपर पर्पज या इलीगल काम के लिए, कॉर्पोरेट वेल्थ का फ़ायदा उठाता है, तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। उसके लिए हम पढ़ेंगे गिलफर्ड मोटर कंपनी का केस। बेटा इसको समझाने के लिए भी एक नेक्स्ट स्लाइड में इंसर्ट कर रही हूँ आपके लिए। गिलफर्ड मोटर कंपनी का केस हम उस स्लाइड से समझने जा रहे हैं। देखिए गिलफर्ड मोटर कंपनी के केस में क्या हुआ था हमारे, ये देखिए बेटा, गिलफर्ड मोटर कंपनी, पूरा नाम क्या है मैम इस केस का, गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। बेटा याद करने का भी यही तरीका है, कंपनी का नाम भी मोटर कंपनी और बंदे का नाम है हॉर्न। मोटर में, मोटर मतलब कोई भी व्हीकल, मोटर में ही तो हॉर्न होता है, मोटर कंपनी हॉर्न। तो याद करने का तरीका है गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। ये केस का नाम आपको याद रहेगा इजीली। तो इन दोनों के बीच में केस हुआ था, एक कंपनी थी गिलफर्ड मोटर कंपनी और उसका केस हुआ था हॉर्न के साथ। देखो बेटा क्या केस था, एक बंदा था, वो सुबह सुबह तैयार होके गिलफर्ड मोटर कंपनी के अंदर, इस बंदे का नाम है हॉर्न, ये सुबह सुबह तैयार होके गिलफर्ड मोटर कंपनी में एमडी के इंटरव्यू के लिए पहुंचा। मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहता था, ये बहुत ही काबिल बंदा था। तो गिलफर्ड मोटर कंपनी ने इसका इंटरव्यू लिया और इसे एज ए एमडी अपॉइंट करा, लेकिन उन्होंने शर्त रखी, हम आपको अपॉइंट तो कर रहे हैं एमडी के तौर पे, लेकिन शर्त क्या है हमारी अपॉइंटमेंट की अपॉइंटमेंट की शर्त ये है कि आप हमारी कंपनी के अंदर ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट मतलब काम करते वक्त या कंपनी छोड़ने के बाद भी, आफ्टर लिविंग द जॉब, काम करते हुए ड्यूरिंग द वर्क और आफ्टर लिविंग द जॉब आप क्या नहीं कर सकते, कोई भी कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं कर सकते। मतलब बिजनेस तो कर सकते हो लेकिन हमारे जैसा बिजनेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उससे आप हमारे क्लाइंट्स को अपनी तरफ ले जाएंगे, इसलिए आप कोई भी कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं कर सकते। ये शर्त है। उस टाइम हॉर्न को जॉब की ज़रूरत थी, उसने ये शर्त एक्सेप्ट कर ली। लेकिन हर बंदे का ख्वाब होता है कि वो कभी ना कभी अपना खुद का बिजनेस डाले। ऐसे एक दिन रात को, बहुत दिनों तक काम किया गिलफर्ड मोटर कंपनी में हॉर्न ने, और एक दिन रात को उसे ख्याल आया कि कल मैं जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा। हॉर्न ने इस्तीफ़ा दिया और उसने खुद का बिजनेस करने की कोशिश की, लेकिन उसे और कोई काम करना आता नहीं था। उसे काम तो मोटर कंपनी का ही करना आता है और वो काम वो कर नहीं सकता क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव बिजनेस के क्राइटेरिया में आ गया। परेशान होकर उसने कंपनीज एक्ट की किताब उठाई और कंपनीज एक्ट में पहले ही उसने फीचर पढ़ा सेपरेट लीगल एंटिटी। तो उसने क्या किया, बोले मैं कंपनी बनाऊंगा, और उसने एक कंपनी के नाम से कॉम्पिटिटिव बिजनेस स्टार्ट किया। और जैसे गिलफर्ड मोटर कंपनी वाले आए, ए हॉर्न तो हमारे कॉम्पिटिटिव बिजनेस कैसे कर रहा है, तो उसने बोला मैं थोड़ा ना बिजनेस कर रहा हूँ, कंपनी बिजनेस कर रही है और कंपनी की क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी, तो मेरी कोई भी गलती नहीं है। तो ये केस लेके गिलफर्ड मोटर कंपनी पहुंची कोर्ट में। बोले वाह, कोर्ट ने बोला वाह, इससे अच्छा मिस यूज तो किसी ने नहीं किया। कौन से कॉन्सेप्ट का,
सेपरेट लीगल एंटिटी का, तो आपने फ़ायदा उठाने के लिए फ्रॉड किया है गिलफर्ड मोटर कंपनी के साथ, गलत काम किया है, ये अलाउड नहीं है। इसलिए आपको हॉर्न को और कंपनी को क्या मान लिया जाएगा, एक ही मान लिया जाएगा। और जो हाँ मतलब लाइबिलिटी कंपनी पे है वो हॉर्न पे आएगी, यानी कि हॉर्न ही बिजनेस कर रहा है, यही माना जाएगा। इस केस में कौन जीत गई, गिलफर्ड मोटर कंपनी जीत गई, और हॉर्न इस बिजनेस को करने के लिए लायबल नहीं है, चाहे वो कंपनी के थ्रू करे चाहे वो इंडिविजुअली करे। तो आप बात समझ गए होंगे। जहाँ भी सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कि कॉर्पोरेट वेल कॉन्सेप्ट का मिसयूज करने की कोशिश की गई, वहाँ पे हमने क्या किया, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर दिया। ठीक है बेटा, तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद हम आगे चलेंगे क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट। बेटा बोला जाए तो ये टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस पॉइंट में, कि कौन कौन सी मेनली कंपनीज होती है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए बेटा, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी, जो कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड, दैट इज इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। किस तरीके से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो सकती है, इसके लिए अलग अलग नाम है, रजिस्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, चार्टेड कंपनी। बेसिकली हम पढ़ेंगे यहाँ पे रजिस्टर्ड कंपनी, यही आपके कोर्स में कवर्ड है, बाकी कंपनीज की इस तरीके से आप पे कोई बात नहीं की गई है। हल्का सा मैं रेफरेंस दे दूँ, स्टैट्यूटरी कंपनी किसी स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग बनती है, चार्टर्ड कंपनी के लिए अलग से कोई मेन मोटिव होना चाहिए, रजिस्टर्ड कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। बेटा लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग कंपनीज को बाइफरकेट किया गया 3 टाइप में, ऐसा हम पढ़ चुके हैं क्या, यस। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। जो लिमिटेड बाय गारंटी होती है उसके अंदर शेयर कैपिटल होती है, और शेयर कैपिटल के बेस पे हमारी 2 कंपनियां हो सकती है, पब्लिक और प्राइवेट। इसी तरीके से जो हमारी गारंटी कंपनी है उसके अंदर भी शेयर कैपिटल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर उसमें शेयर कैपिटल है तो भी वो पब्लिक प्राइवेट हो सकती है, और अगर गारंटी कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो भी वो पब्लिक प्राइवेट हो सकती है। बात आती है अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये अगेन शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल हो सकती है, और अगेन जब कोई भी कंपनी शेयर कैपिटल या विदाउट शेयर कैपिटल होती है, अगेन वो पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी। तो इस तरीके से इसमें कोई भी आपको फोकस देने की जरूरत नहीं है, हम जो टाइप्स ऑफ कंपनी फर्दर डिस्कशन पढ़ रहे हैं दैट इज इम्पॉर्टेंट। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग बेसिस पे हमने कंपनी को बाइफरगेट किया है यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, on the basis of control, on the basis of access to control और other companies। ये हमें ढंग से समझना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है बेटा। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ये हम पढ़ चुके हैं, वी हैव डन इट। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, कि आपके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं उसके बेसिस पे 3 कंपनियां होती है। ओपीसी ये न्यू कॉन्सेप्ट है बेटा कंपनीज एक्ट पे, जिसका सेक्शन है 2 सब सेक्शन 62। प्राइवेट कंपनी जिसका सेक्शन है 2 सब सेक्शन 68। पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 71। ये सब हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी, ओपीसी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। कंट्रोल, बेटा अभी मैंने आपको बताया था क्या होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी कौन होती है, अभी हम ये भी पढ़ेंगे डिटेल से, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि कंट्रोल को एक्सेस करने के अकॉर्डिंग कौन सी होती है, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। बेटा बेसिकली मैं आपको बता दूं, वैसे डिटेल में बताऊंगी, लिस्टेड कंपनी का मतलब होता है जो कंपनी कहाँ लिस्टेड होती है, स्टॉक एक्सचेंज में। मैम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कैसे होता है, स्टॉक एक्सचेंज के साथ अगर आप एक एग्रीमेंट साइन कर देते हो जिसको बोलते हैं हम लिस्टिंग एग्रीमेंट, लिस्टिंग एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट को साइन करने से आप लिस्टेड कंपनी बन जाते हो, और आपको वो सारी शर्तें पूरी करनी होती है जो लिस्टिंग एग्रीमेंट में लिखी होती है। उसके बाद आप इजीली ट्रेड कर पाओगे अपने शेयर मार्केट के अंदर। अनलिस्टेड कंपनी जिन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं किया है सिक्योरिटीज मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के साथ, उनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में फ्रीली डील नहीं हो सकते, दैट इज अनलिस्टेड कंपनी। अदर कंपनीज में आती है अपनी सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी ऐसी कंपनीज होती हैं बेटा जो बेसिकली आपने पढ़ा होगा ना, नॉन प्रॉफिट मेकिंग बोले तो एनजीओज, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और कवर्ड इन सेक्शन 8 कंपनी, बोले तो चैरिटेबल,
ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी जिनके अंदर गवर्नमेंट का स्टैक होता है, डिटेल से अभी हम पढ़ेंगे। निधि कंपनीज क्या होती है, डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा भी कुछ कंपनीज अदर कंपनीज में आती है, फॉर एग्जांपल स्मॉल कंपनीज, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वेरियस कंपनीज के टाइप। अब आपका ध्यान बिल्कुल यहीं रहेगा क्योंकि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो आपको बहुत सारे मार्क्स दिला सकता है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हमारा सबसे बेसिक कंपनी का फॉर्मेट, दैट इज प्राइवेट कंपनी। बेटा प्राइवेट कंपनी के बारे में दिया गया है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अंदर। देखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अंदर बताया गया है प्राइवेट कंपनी के बारे में। क्या बताया गया है, ऐसी कंपनी जिसके अंदर मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होती तो है, लेकिन कितनी होती है वो अब रेस्ट्रिक्शन नहीं रही, पहले रेस्ट्रिक्शन थी। कंपनीज एक्ट 2013 ने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होगी, जितनी भी होगी बस वो बताना जरूरी है। कहाँ बताना जरूरी है, इसके एओए में बोले तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बेटा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, किसी भी कंपनी के मेन जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें दो डॉक्यूमेंट आते हैं, एक तो एमओए और एक एओए। इन दोनों में कंपनी की सारी मेन इंफॉर्मेशन लिखी होती है, दोनों कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, बोले तो चार्टर डॉक्यूमेंट होते हैं। मेन का मतलब चार्टर्ड, चार्टर मतलब मेन डॉक्यूमेंट। बेटा पार्टनरशिप फर्म के अंदर मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है, डीड एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। वैसे कंपनी के अंदर जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो होता है एमओए एओए। तो कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन लिखी हुई होनी चाहिए क्या, कि आपकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है। अब बात आती है दूसरी चीज कि और क्या होना चाहिए एक प्राइवेट कंपनी बनने के लिए, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। बेटा एक प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, उन पे रेस्ट्रिक्शन होती है। मतलब अगर वो चाहें कि हम किसी को भी शेयर अपने बेच दें तो वो बेच नहीं पाएंगे, वो केवल मेंबर्स टू मेंबर्स ही शेयर बेच सकते हैं और किसी को वो शेयर नहीं बेच सकते। बेटा एक प्राइवेट कंपनी में जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के, बीओडी और उनके रिलेटिव्स यानी कि नॉन जो लोग होते हैं ना, बस वही क्या होते हैं मेंबर्स, क्योंकि आप पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकते तो अननोन लोग कैसे आपके शेयर खरीदेंगे। तो रिलेटिव्स यानी जानकार लोग ही क्या होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, और वो आपस में ही क्या कर सकते हैं, शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, वो बाहर पब्लिक को शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। यानी कि रेस्ट्रिक्शन है शेयर बेचने पे, शेयर ट्रांसफर करने पे। बेटा हम आगे चल के पढ़ेंगे ओपीसी क्या होती है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि ओपीसी को छोड़ के बाकी सारी प्राइवेट कंपनी के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200, क्योंकि ओपीसी में तो केवल एक ही होता है, और बाकी जो प्राइवेट कंपनी है उनमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200 तक हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं, 200। मतलब 200 से ज़्यादा मेंबर हो गए तो आपकी कंपनी प्राइवेट नहीं रह सकती, आपको उसे पब्लिक में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं, 200। और बेटा बता दें आपको मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं, 2, कि कम से कम 2 होने चाहिए। लेकिन उसका एक्सेप्शन क्या है, ओपीसी। ओपीसी में तो एक ही होता है, ओपीसी बोले तो 1 पर्सन कंपनी, एक ही बंदा है इकलौता। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो भी हम आगे पढ़ेंगे ओपीसी के बारे में। बेटा पहले मिनिमम कैपिटल बता रखी थी कि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए आपके पास मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए। अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप कितने भी कम पैसों से भी, मिनिमम कैपिटल से भी, कितनी भी कम मिनिमम कैपिटल से क्या कर सकते हो, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। चाहे 50,000 हो, चाहे 1 लाख हो। पहले ये लिमिटेड था, कम से कम पैसा तो आपको लगाना ही पड़ता था। अब कंपनीज एक्ट ने अपनी लिमिटेशन हटा दी है, अब आप मिनिमम कितना भी पैसा लो, बस बता दो आर्टिकल्स में कि इतना मिनिमम है हमारा। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मैंने तुम्हें बताया कितने हैं बेटा, 200। मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 200। 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते। बेटा ये 200 है ना, इस 200 की लिमिट में हम कुछ लोगों को काउंट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी के अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, 50 एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने भी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, तो इन 50 को हम 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे, ये 200 इंक्लूड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है जिसके अंदर ऑलरेडी 190 शेयर होल्डर हैं, अब 50 एम्प्लॉयज़ हैं जो शेयर होल्डर हैं, तो वैलिड है कि ऐसी कंपनी, यस, क्योंकि इन 50 को तो हम 200 की लिमिट में काउंट ही नहीं कर रहे, यानी कि 190 ही हुए। तो 190 तो अलाउड है ना, क्योंकि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200, तो 200 से कम तो अलाउड है ही। लेकिन अगर हम इसको ऐड कर लेते, 190 + 50 कर लेते, तो ये कितना हो जाता हमारा,
240 जो कि 200 की लिमिट एक्सिड कर देता, बट हमें इसे इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड रखना है। अच्छा, किन किन को एक्सक्लूड रखना है? एक तो एम्प्लॉयज़ को जो प्रेजेंटली हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं, प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, और दूसरा जो पहले हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ रह चुके हैं, ठीक है, जो पहले वाले एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब पास्ट एम्प्लॉयज़, प्रेजेंट एम्प्लॉय और पास्ट एम्प्लॉयज़ को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं 200 की लिमिट में। नेक्स्ट पॉइंट ये हम पढ़ चुके हैं, राइट टू ट्रांसफर शेयर रेस्ट्रिक्टेड पढ़ा था ना फर्स्ट पॉइंट में, यहाँ पे पढ़ लिया था। आगे देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ इन्विटेशन टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। बेटा ये अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, इनके शेयर मार्केट में पब्लिकली लॉन्च नहीं हो सकते, तो ये प्रोहिबिशन है, ये इन पे रेस्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट बात आती है कि बेटा हम आगे चल के एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे स्मॉल कंपनी का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या होता है वो हम उधर ही पढ़ेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि स्मॉल कंपनी भी एक तरीके की प्राइवेट कंपनी ही होती है, पब्लिक कंपनी नहीं होती है। क्या होती है? प्राइवेट कंपनी होती है स्मॉल कंपनी, ठीक है। बस कोई स्पेशल तरीके की प्राइवेट कंपनी को ही स्मॉल बोलते हैं, हर प्राइवेट कंपनी को स्मॉल कंपनी नहीं बोलते हैं। तो कौन सी प्राइवेट कंपनी स्मॉल कहलाती है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। और ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि ओपीसी भी क्या होती है, एक तरीके की प्राइवेट कंपनी ही होती है, लेकिन ऐसी प्राइवेट कंपनी होती है जिसमें नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं बेटा? ओनली 1। तो देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्मॉल कंपनी के बारे में। बेटा मैंने सिक्वेंस इधर उधर कर दी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सी कंपनी हम कब पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम सारी तरीके की कंपनियों को कवर कर पाएँ। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्मॉल कंपनी के बारे में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पहले पढ़ा रही हूँ आपको स्मॉल कंपनी के बारे में। बेटा बच्चे इसकी डेफिनेशन को 1000 बार पढ़ते हैं और एक बार भी समझ में नहीं आती है, तो इसलिए अब आप अपना पूरा कंसिड्रेशन यहीं रखेंगे, कंसंट्रेशन यहीं रखेंगे और मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि बेटा अपना ये स्मॉल। देखिए बेटा स्मॉल कंपनी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बस आपको ये समझ में आना ज़रूरी है। सॉरी, देखिए स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन हमें दी है सेक्शन 2 सब सेक्शन 85। मैम आप हर सेक्शन के बारे में बता रहे हो, ये सेक्शंस हमें याद करना ज़रूरी है क्या? बेटा सेक्शंस अगर आप याद करते हैं इट्स बेनिफिशियल टू यू कि आप एग्जामिनर को कुछ एक्स्ट्रा बता पा रहे हैं। लेकिन अगर आप सेक्शन आपको अच्छे से याद नहीं है तो कभी भी आप मेंशन ना करें, क्यों? क्योंकि अगर गलत सेक्शन है तो वो आप पे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट छोड़ेगा। अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से याद है, सेक्शन याद नहीं है तो आप सेक्शन स्किप कर दीजिए। अगर आपको सेक्शन अच्छे से याद है तभी आप मेंशन करें। हमेशा मेरी राय तो आपको यही रहेगी कि आप सेक्शन याद करें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं केवल उनके। तो स्मॉल कंपनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको उसका सेक्शन तो याद होना ही चाहिए। देखिए बेटा स्मॉल कंपनी की क्या डेफिनेशन दी हुई है। तो बेटा स्मॉल कंपनी तो अपन को क्या समझ में आ रहा है, नाम से छोटी कंपनी होगी। सॉरी, जिसका मतलब छोटी साइज़ की कंपनी होगी, ज़्यादा चीज़ें नहीं होगी उस कंपनी में। तो देखो कैसे हमने डिफाइन किया कंपनीज एक्ट ने। ज़्यादा नहीं होगा मतलब पेड अप शेयर कैपिटल, ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल डजंट एक्सीड 50 लाख रुपीज़, और यहीं तक पढ़ेंगे पहले 50 लाख रुपीज़। ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन या इक्वल्स टू कितना है बेटा? 50 लाख। यानी कि 50 लाख से ज़्यादा होते ही वो कंपनी नॉर्मल कंपनी बन जाएगी। स्मॉल कंपनी कब तक रहेगी? केवल 50 लाख या 50 लाख से कम है अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। आगे मैम ये पीछे रह गया कुछ, बेटा ये भी पढ़ेंगे, पहले आगे पढ़ो। टर्नओवर, ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर उसके लास्ट पीएनएल के अकॉर्डिंग कितना है? डजंट एक्सीड, यानी कि लेस देन और इक्वल्स टू 2 करोड़ है। 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम है, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो ऐसी कंपनी को अपन स्मॉल कंपनी बोलते हैं। मैम ये स्मॉल कंपनी बनाई क्यों है? बेटा जो छोटी कंपनियां होती है, स्मॉल कंपनियां होती हैं, उनको हम कुछ बेनिफिट देना चाहते हैं जिससे वो तरक्की कर पाए, इसलिए हमने कंपनीज को स्मॉल कंपनी के कैटेगरी में बाइफरगेट किया गवर्नमेंट ने एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो बेटा पेड अप शेयर कैपिटल तो कितनी होनी चाहिए?
लेस देन और इक्वल्स टू 50 लाख, और टर्नओवर कितना होना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू 2 करोड़, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 लाख से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होनी चाहिए, और टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसी कंपनी को हम स्मॉल कंपनी बोलते हैं। मैम ये आगे क्या डिटेल्स लिखी हुई है हमें, बेटा ये देखेंगे हम कि आगे क्या लिखा हुआ है। यही तो हमारा मेन टॉपिक है जो हमें समझना है कि ये हमें क्या बताना चाह। तो देखिए बेटा, स्मॉल कंपनी के बारे में हम समझ रहे हैं अब। सेक्शन 2 सबसेक्शन 85। अभी तक हमने देखा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सॉरी पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए कि स्मॉल कंपनी होने के लिए लेस देन और इक्वल्स टू 50 लाख रुपीज़, मतलब 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा अगर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल है तो आप स्मॉल कंपनी के कैटेगरी में नहीं आते हैं। और अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड करता है तो भी आप स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में नहीं आएंगे। अच्छा मैम ये फर्दर क्या लिखा हुआ है देखिए, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 5 करोड़। अब यहाँ पे पंगा है, अब ये हमें समझ में नहीं आता कि ये एक्स्ट्रा क्या दे रखा है। बेटा गवर्नमेंट है ना एक सेफ साइड लेके चलना चाहती है। बेटा आपको पता होगा कि पहले एक्ट कब आया था 1956 में, वापस कब आया 2013 में, तो एक बहुत बड़ा लंबा गैप हो गया। तो बार बार एक्ट को चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि आज जो छोटा है, मतलब आज जो 50 लाख है कल के 5 करोड़ के बराबर हो सकता है। तो इसलिए आज जो 50 लाख पेड अप शेयर कैपिटल में स्मॉल कंपनी कहलाती है, गवर्नमेंट इस लिमिट को बढ़ा के 5 करोड़ तक कर सकती है इन फ्यूचर। आज तो लिमिट 50 लाख ही है, यानी कि आज ऐसी कंपनीज ही स्मॉल कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख या 50 लाख से कम है। लेकिन इन फ्यूचर ये 50 लाख की लिमिट गवर्नमेंट बढ़ा के कितनी तक पहुंचा सकती है, 5 करोड़ तक। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ कि कल गवर्नमेंट को लगता है कि ये 50 लाख की लिमिट 60 लाख कर दे तो 60 लाख कर सकती है क्या? यस। अगर गवर्नमेंट चाहे इस लिमिट को बढ़ा के 6 करोड़ कर दे, नो। 6 करोड़ करने के लिए एक्ट में परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि एक्ट में बताया गया है कि मैक्सिमम 5 करोड़ तक गवर्नमेंट इसको एज प्रिस्क्राइब बढ़ा सकती है। आज कितनी है लिमिट? 50 लाख। अभी तक गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके का इंक्रीमेंट नहीं किया है इस लिमिट के अंदर। फिर बात आती है टर्नओवर। टर्नओवर का हमने बताया कि टर्नओवर लेस देन और इक्वल्स टू 2 करोड़, यानी कि 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। बेटा इस लिमिट को भी गवर्नमेंट अगर चाहे 2 करोड़ की लिमिट को बढ़ा के 20 करोड़ तक कर सकती है। 20 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड करने के लिए एक्ट में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने स्कोप रखा है 2 करोड़ से 20 करोड़ तक का। आज तो लिमिट 2 करोड़ ही है, लेकिन इसको बढ़ा के 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ तक किया जा सकता है। तब भी ये कंपनी स्मॉल कंपनी ही कहलाएगी। बेटा मैं आज तुमसे पूछूं, एक कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ है और टर्नओवर उसका 2.5 करोड़ है, तो क्या ऐसी कंपनी स्मॉल कंपनी है क्या? नो, क्योंकि आज की लिमिट के अकॉर्डिंग 50 लाख और 2 करोड़ इज लिमिट फॉर द पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर। लेकिन फ्यूचर में ये लिमिट एक्सीड हो जाए अगर, तो फिर उस केस में सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में, एंड वर्ड आ रहा है इन दोनों पॉइंट्स में, यानी कि आपकी पेड अप शेयर कैपिटल वाली लिमिट भी फुलफिल होनी चाहिए और टर्नओवर वाली लिमिट भी। दोनों में से कोई एक नहीं और नहीं है, दोनों के बीच में एंड है, यानी कि दोनों लिमिट्स फुलफिल होगी तभी आपकी कंपनी स्मॉल कहलाएगी। यानी कि दोनों में से अगर एक भी फुलफिल नहीं हुई तो आप स्मॉल कंपनी नहीं हो। आगे देखेंगे हम एक्सेप्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा पहले एक्सेप्शन देखने से पहले एक बार हम ये दोबारा पढ़ते हैं। देखो इसमें एक चीज़ है जो आपने ध्यान नहीं दिया, स्मॉल कंपनी गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विच मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। मतलब स्मॉल कंपनी हमेशा अदर देन पब्लिक कंपनी होती है। कभी भी पब्लिक कंपनी को हम स्मॉल नहीं कहेंगे, चाहे उसका टर्नओवर 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम हो या पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम हो या 50 लाख हो। मतलब ये लिमिट तभी चेक करनी है जब कंपनी प्राइवेट हो। पब्लिक तो हमेशा बड़ी ही कहलाती है, कभी भी स्मॉल नहीं कहलाती। प्राइवेट कंपनी को ही स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में बाइफरगेट करते हैं, अदर देन पब्लिक कंपनी बोले तो प्राइवेट कंपनी। दूसरी बात, एक्सेप्शंस क्या है इस सेक्शन के? बेटा होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज को स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, इनको हम स्मॉल कंपनी में बाइफरगेट नहीं करते हैं। फिर बात आती है सेक्शन 8 कंपनी को, जो कि मैंने तुम्हें बताया इसमें नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस आती है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, उनको भी कभी हम स्मॉल कंपनी नहीं कहते हैं, चाहे वो इस लिमिट के अंदर आ रही हो चाहे बाहर आ रही हो, उनको स्मॉल कंपनी नहीं किया जाता। मैम इनको स्मॉल कंपनी क्यों नहीं कहा जाता, क्यों लिमिट के अंदर आ रही हैं? तो बेटा स्मॉल कंपनी कहने के लिए हमने
क्यों कहा था किसी को भी स्मॉल कंपनी? क्योंकि हम उसे बेनिफिट देना चाहते थे, प्रिविलेज देना चाहते थे, क्योंकि वो छोटी कंपनी है तो उसको ग्रोथ का मौका मिलना चाहिए। बेटा सेक्शन 8 कंपनी को ऑलरेडी, क्योंकि वो चैरिटी कर रही है, हम उनको ऑलरेडी कंसेशंस देते हैं, फ़ायदे देते हैं, तो दो जगह से फ़ायदे ना मिले, स्मॉल कंपनी के नाम से भी और सेक्शन 8 के नाम से भी, इसलिए हमने उनको स्मॉल कंपनी में बाइफरगेट नहीं किया। तीसरी कैटेगरी आती है कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट। बेटा स्पेशल एक्ट याद आया कुछ? स्पेशल एक्ट हमने एप्लीकेबिलिटी में पढ़े थे, जैसे बैंक्स के लिए होते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ऐसी एंटिटीज जिनके लिए स्पेशल एक्ट बने हुए हैं वो भी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आती, क्योंकि उनका एक्ट बोलता है कि हमारे यहाँ स्मॉल कंपनी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो हमने कवर की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्मॉल कंपनी। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, सेक्शन एस का 2 सबसेक्शन 85। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने की, दैट इज पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट को गवर्नमेंट 50 लाख से बढ़ा के 5 करोड़ तक कर सकती है। बेटा कुछ नहीं करना, 50 लाख के आगे एक जीरो और लगा देना है, 5 करोड़ हो जाएगा, याद करने का तरीका। दूसरी कंडीशन, टर्नओवर 2 करोड़ है, गवर्नमेंट बढ़ा के 20 करोड़ कर सकती है, यानी कि अगेन एक जीरो और लगा देना, 20 करोड़ हो गया। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? एक तो हमने ये पढ़ी लिया कि पब्लिक कंपनी कभी भी नहीं हो सकती स्मॉल कंपनी। दूसरी बात, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी को स्मॉल नहीं बोलते हैं। तीसरी बात, सेक्शन 8 कंपनी को हम स्मॉल कंपनी नहीं काउंट करते। और चौथी चीज़, बैंक्स यानी कि स्पेशल एक्ट में गवर्न एंटिटीज़ को हम स्मॉल कंपनी ट्रीट नहीं करेंगे। तो स्मॉल कंपनी हम अच्छे से समझ चुके हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पब्लिक कंपनी। बेटा बहुत सिंपल अंडरस्टैंड करना, हम प्राइवेट कंपनी पढ़ चुके हैं, अब आपको ये तो पता है प्राइवेट कंपनी क्या है। तो बेटा जो पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, एक्ट ने बता रखा, मैं नहीं करती ऐसे मजाक। देखो ये क्या डेफिनेशन हुई कि पब्लिक कंपनी क्या है? विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो मैम प्राइवेट कंपनी क्या है? विच इज़ नॉट पब्लिक कंपनी। नो, हम पढ़ चुके हैं प्राइवेट कंपनी क्या होती है। ठीक है, क्या होती है? जिसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और मैंने आपको मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, होती है क्या कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल? नो। प्राइवेट कंपनी के अंदर, पब्लिक कंपनी के अंदर किसी के अंदर भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैम इसमें तो लिखा हुआ है हैज ए मिनिमम पेड शेयर कैपिटल। बेटा मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होगी तो सही, लेकिन कितनी होगी? हाउ मच? ये नहीं बताया एक्ट ने। मैम बताया तो था, हमने बचपन में पढ़ा था 5 लाख होती है पब्लिक कंपनी के लिए। बेटा पहले होती थी, कंपनीज एक्ट 2013 ने बोल दिया कि कोई लिमिट नहीं, आपकी इच्छा है कितनी भी मिनिमम कैपिटल से आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। जितनी से भी आप करोगे ना, बस वो आपको प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी अपने आर्टिकल्स में और एमओए में। ठीक है, provided that a company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be public company for the purpose of this act even where such subsidiary company continue to a private company in its article। मैम ये क्या लिखा हुआ है बताओ ना? provided that मतलब कंडीशन डाल दी। जब भी कोई वर्ड आ जाए provided that एक्ट में, तो इसका मतलब कंडीशन डाल दी। क्या कंडीशन है? कि किसी भी पब्लिक कंपनी, बेटा एक पब्लिक कंपनी है, किसी भी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी चाहे वो प्राइवेट हो तो भी उसे पब्लिक कंपनी ही ट्रीट किया जाएगा। मैम प्राइवेट है, पब्लिक कैसे ट्रीट किया जाएगा? बेटा क्योंकि उसका कंट्रोल, प्राइवेट कंपनी का कंट्रोल पब्लिक कंपनी के हाथ में है, इसलिए उसे पब्लिक ट्रीट किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आर्टिकल्स में चेंज करके अब अपना नाम बदल के पब्लिक कर दे, नहीं, अभी भी वो प्राइवेट कंपनी ही कहलाएगी, लेकिन उसे पब्लिक की तरह ट्रीट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट। चाहे आर्टिकल में अभी भी वो एज ए प्राइवेट कंपनी ही क्यों ना हो। तो इसको अपन नॉर्मल पब्लिक कंपनी तो बोल नहीं पाएंगे, तो अपन इसको बोलते हैं डीम्ड पब्लिक कंपनी। तो सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी विच इज प्राइवेट कंपनी, उसको हम डीम्ड पब्लिक कंपनी बोल देंगे। डीम्ड मतलब मान लिया है कि वो भी पब्लिक है, एक्चुअली में थोड़ा है पब्लिक, बस मान लिया। अदर पॉइंट्स पब्लिक कंपनी से रिलेटेड, ये तो पता है हमें, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो है पब्लिक कंपनी। अच्छा बेटा, प्राइवेट कंपनी नहीं होने का क्या फीचर होता है? कि उसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। प्राइवेट कंपनी के अंदर रेस्ट्रिक्शंस होती है, पब्लिक कंपनी के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस पढ़ी थी क्या अपन ने? हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, ये रेस्ट्रिक्शन थी। कितनी थी? 200। यहाँ पे नहीं है, कितने भी हो चलेगा। अपने शेयर्स आप मार्केट में पब्लिकली लॉन्च नहीं कर सकते, ये रेस्ट्रिक्शन थी किसके?
प्राइवेट कंपनी में जो यहाँ पे नहीं है, यानी कि रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई, नॉट हैव, यानी कि है नहीं अभी रेस्ट्रिक्शंस। तीसरी रेस्ट्रिक्शन थी कि भाई आप है ना ये शेयर है ना वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते फ्रीली, रेस्ट्रिक्शन है शेयर ट्रांसफ़र में कि आप मेंबर टू मेंबर ही ट्रांसफ़र कर पाओगे, पब्लिक में ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। तो ये ट्रांसफ़र की जो रेस्ट्रिक्शन थी वो भी हटा दी गई। तो ये सारी रेस्ट्रिक्शन जब हट जाती है प्राइवेट कंपनी में, तो वो कंपनी कौन सी कहलाती है? पब्लिक कंपनी। देखो अगेन, नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, पहले ऐसा 5 लाख था, वो हट चुका है न्यू एक्ट में, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ मेंबर कितने थे प्राइवेट कंपनी में? 2, प्राइवेट कंपनी में 2, यहाँ पे हैं कितने? 7। मैक्सिमम नंबर की कोई लिमिट नहीं है। सॉरी। सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी, ये हमने पढ़ लिया है। चाहे उसका स्टेटस एक्चुअल में प्राइवेट कंपनी का हो, फिर भी हमने उसको क्या मान लिया? पब्लिक कंपनी। देखो बेटा नेक्स्ट स्लाइड है गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका सेक्शन देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45। बेटा बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो कंपनी, ऐसी कंपनी जिसके अंदर होल्डिंग है किसकी? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट में कौन कौन आता है बेटा? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यानी कि ऐसी कंपनी जिसके अंदर होल्डिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, या फिर इन दोनों की मिला के होल्डिंग है। कितनी होल्डिंग है? नॉट लेस देन 51%। कम से कम कितनी होल्डिंग है? 51%। तो उस कंपनी पे कंट्रोल किसका हुआ? गवर्नमेंट का। तो ऐसी कंपनी को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट कंपनी। जरूरी नहीं है पूरा 51% सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, जरूरी नहीं है पूरा स्टेट गवर्नमेंट का हो, दोनों का मिला के भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 30% है स्टेट गवर्नमेंट का और 30% है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो भी ये कंपनी क्या मानी जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। देखो बेटा यही चीज़ लिखी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों, पार्टली सेंट्रल पार्टली स्टेट्स। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे पब्लिक में हमने पढ़ा था वैसे ही गवर्नमेंट कंपनी में भी होता है कि सब्सिडरी कंपनी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो गवर्नमेंट कंपनी। ओके। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? हमारी ओपीसी के बारे में। देखो ओपीसी के बारे में क्या दिया हुआ है हमें। मैं आपको बोल रही थी कि हम अभी आगे चल के पढ़ने वाले हैं ओपीसी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यू कॉन्सेप्ट आया है, तो अब वो दिन आ गया है, वो घड़ी आ चुकी है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ओपीसी क्या होती है। बेटा 1 पर्सन इज अ मेंबर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ओपीसी की, इसके अंदर इकलौता मेंबर होता है, एक ही जना होता है जो पूरी कंपनी को गवर्न कर रहा है, 1 पर्सन एज ए मेंबर। बेटा इसका फॉर्मेट एज ए प्राइवेट कंपनी होता है, ये हमने प्राइवेट कंपनी में पढ़ा था कि ये होती बेसिकली प्राइवेट कंपनी ही है, लेकिन इसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर केवल एक ही, सॉरी मैक्सिमम और मिनिमम केवल एक ही मेंबर होते हैं और कोई भी मेंबर नहीं होता है, सोल मेंबर होता है। हम क्यों बनाते हैं ऐसी कंपनी, क्या जरूरत आ गई? बेटा आपका बहुत मन है बिजनेस करने का और आप सोल प्रोप्राइटर में बिजनेस नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग हो, तुम्हारा बहुत मन है बिजनेस करने का और सोल प्रोप्राइटर में नहीं करना चाहते, तुम कंपनी बना के बिजनेस करना चाहते हो। आज तुम्हें पूछता कौन है, तुम्हें जानता कौन है, तुम्हारे साथ कोई बिजनेस करने को तैयार ही नहीं हो रहा, तो तुम अकेले 1 मैन आर्मी निकल गए और कंपनी खोल दी तुमने, तो तुम्हारे पास भी तो, तुम्हें भी तो जीने का अधिकार है, तो तुम्हें भी एक राइट मिलना चाहिए अपना बिजनेस करने का। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनको और कोई मेंबर नहीं है जिनके पास, या फिर छोटे लेवल से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और कोई बंदा साथ में रख नहीं पा रहे हैं, तो वो लोग क्या बनाते हैं? ओपीसी बनाते हैं। तो छोटे छोटे बिजनेसेस को एक कंपनी का फॉर्मेट स्टेटस मिल पाए, इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 ने एक न्यू कॉन्सेप्ट लॉन्च किया ओपीसी। बेटा मैं सेक्शन पहले बता चुकी हूँ, दोबारा मैं याद दिला रही हूँ तुम्हें। सेक्शन है ओपीसी का सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। ठीक है बेटा। अब देखो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की अगेन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ओपीसी में। मैम अभी आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि फीचर्स ऑफ द कंपनी में क्या बताया था? मैम आपने ये बताया था कि फीचर ऑफ द कंपनी में कि कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन होता है, कंपनी को कुछ भी नहीं होता है अगर इसके मेंबर्स को कुछ हो जाए। मैम यहाँ पे इकलौता मेंबर है, अभी क्या अगर मेंबर को कुछ हो गया तो क्या? तो बेटा एक अलग सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि आपको है ना, जैसे ही आप ओपीसी बनाओगे आपको एक नॉमिनी बनाना पड़ेगा। अच्छा नॉमिनी कौन होता है?
मैम बेटा आप जब तक ओपीसी में हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर खुदा ना खास्ता आपको कल को कुछ हो जाता है तो आपकी जगह जो बंदा कंपनी का क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा, वो कौन हो जाएगा, नॉमिनी। तो आप पहले से डिसाइड करके जाते हो कि ये बंदा मेरा नॉमिनी बनेगा, उसका नाम आपको मेमोरेंडम में लिखना पड़ता है कि मेरी डेथ होने के बाद या मेरे साथ कोई कांड हो गया या मैं इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया या किसी भी तरह फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया और मैं कोमा में चला गया, तो उस केस के अंदर मेरी जगह जो बंदा काम करेगा कंपनी के अंदर वो कौन है वो आपको बताना पड़ेगा, उसको हम नाम देते हैं नॉमिनी। ठीक है बेटा, ये कंपलसरी होता है नॉमिनी का नाम बताना, क्योंकि कंपनी के अस्तित्व को खतरा हो सकता है अगर आपको कुछ हो गया तो, इसलिए नॉमिनी का नाम बताना ओपीसी के अंदर क्या होता है, ज़रूरी होता है। बेटा एक बात बताओ, किसी ये बंदा ए, इसने नॉमिनी बनाया बी को, तो बेटा इसको डरा धमका के नॉमिनी बना सकता है या बी की कंसेंट भी होनी चाहिए, ऑब्वियसली बी की कंसेंट होनी चाहिए। तो बी से पूछ के ही आप उसको नॉमिनी बनाओगे, ऐसा नहीं आपको मुकेश अंबानी बहुत पसंद है तो आपने एमओए में लिखवा दिया कि मुकेश अंबानी मेरा नॉमिनी है ना, आप उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी आपको, और अगर वो आपकी कंसेंट देते हैं तो ही वो आपके नॉमिनी कहलाएंगे। तो नॉमिनी आप किसी को भी बनाओ लेकिन उससे पूछ के बनाओगे, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ। अच्छा, अगर आज बी ने कंसेंट दे दी और नॉमिनी बन गया, कल को उसे लगता है कि यार मैं तो नहीं बनना चाहता, कल को इसको कुछ हो जाएगा और मैं बन जाऊंगा, मेरे को तो नहीं बनना ओपीसी का मेंबर, तो ये बाद में भी अपनी कंसेंट को क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। पहले तो कंसेंट देनी पड़ेगी, अगर कंसेंट दे दी और बाद में इसको लगता है कि यार कंसेंट तो गलत ही दे दी, तो विड्रॉ भी कर सकता है। ठीक है, मेंबर ऑफ ओपीसी में एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन बाय गिविंग ऑफ नोटिस ऑफ द कंपनी। बेटा आपको जैसे इस बंदे ने बताया कि मैं तो नहीं बनना चाहता, तो आपको कोई दूसरा नॉमिनी ढूंढना पड़ेगा और कंपनी को ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जैसे ये ओपीसी को सोल मेंबर ने यानी कि 1% मेंबर ने ये बताया कि अब भी मेरा नॉमिनी नहीं रहा, कंपनी को भी ये बात किसको बतानी पड़ेगी, आरओसी को बतानी पड़ेगी। ठीक है, और जो भी नया बंदा उसकी जगह आएगा उसके बारे में आपको वापस से मेमोरेंडम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कि ओपीसी का जो 1% है और नॉमिनी है वो कौन बन सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे मेन बात ये है कि ओपीसी का जो सोल मेंबर है और नॉमिनी है वो दोनों ही क्या होने चाहिए, नेचुरल पर्सन। बेटा तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दें कि एक कंपनी भी किसी दूसरी कंपनी का मेंबर बन सकती है, लेकिन ओपीसी जिसके अंदर इकलौता एक ही मेंबर है और वो भी तुम कंपनी बनाओ, मजाक चल रहा है कि वो काम कैसे करेगा भाई, कंपनी के हाथ पैर तो ना जो कंपनी सारा काम कर देगी। तो बेटा अगर आपकी ओपीसी और उसके अंदर एक मेंबर है तो वो कंपनी नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो उन्होंने कंडीशन क्या रख दी, भाई एक ही तो मेंबर है, वो तो कम से कम नेचुरल पर्सन रखो तुम जिससे काम हो पाए, वरना काम कैसे होंगे। तो इसलिए ओपीसी के अंदर एक ही मेंबर होता है तो वो तो कम से कम क्या होना चाहिए, नेचुरल पर्सन। ऐसे ही सेम नॉमिनी भी क्या होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल पर्सन, नॉमिनी भी और मेंबर भी। दूसरी कंडीशन, वो बंदे इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, एक ही तो मेंबर है, एक ही तो नॉमिनी है, वो तो कम से कम इंडियन सिटीजन हो। और दूसरा, रेजिडेंट इन इंडिया। बेटा सिटीजन और रेजिडेंट का क्या मतलब होता है, सिटीजन का मतलब आप या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ कहाँ हुआ हो, इंडिया में हुआ हो, और आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप मानी जाती है और आप इंडियन सिटीजन कहलाओगे। रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब होता है कम से कम पूरे साल में 182 डेज कम से कम आपने इंडिया में स्टे किया हो तो आप रेजिडेंट इन इंडिया माने जाओगे। ठीक है बेटा, ये जो हम देखते हैं 182 डेज वो कैलेंडर ईयर में देखते हैं, ना कि फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है, यानी कि आप सिटीजन भी हो, रेजिडेंट भी हो और नेचुरल पर्सन भी हो, तो आप ओपीसी के मेंबर बनने के लिए भी लायक हो और नॉमिनी बनने के लिए भी लायक हो। ठीक है, और कोई एलिजिबिलिटी नहीं है ऐसी कि आपको और कोई एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ेगी मेंबर बनने के लिए और नॉमिनी बनने के लिए। अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर आप एक ओपीसी के मेंबर हो या नॉमिनी हो तो आप दुनिया में किसी और ओपीसी के मेंबर या नॉमिनी नहीं बन सकते, क्योंकि आपके ऊपर, आपके मासूम कंधों पे तो पूरी कंपनी का भार है। अगर आप अकेले संभाल रहे हो और आप पे बहुत सारी कंपनियों को काम दे दिया जाए तो आप नहीं संभाल पाओगे। इसलिए इन्होंने बोला है कि एक बंदा एक ही कंपनी में एक ही ओपीसी के अंदर मेंबर और नॉमिनी बन सकता है। अच्छा, एक बंदा है ए, वो ओपीसी है, एक ओपीसी, उसके अंदर वो मेंबर है, लेकिन वो एक नॉर्मल कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंदर मेंबर है तो चलेगा। लेकिन एक ओपीसी में मेंबर है तो दूसरी ओपीसी में मेंबर नहीं बन सकता।
मतलब एक बंदा एक ओपीसी का मेंबर बन सकता है, दूसरी ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता। एक बंदा अगर एक ओपीसी में मेंबर है तो वो किसी दूसरी ओपीसी का मेंबर तो नहीं बन सकता, बट अदर काइंड ऑफ कंपनी के अंदर मेंबर जरूर बन सकता है, क्योंकि उसमें उस कंपनी का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर नहीं है, और भी तो मेंबर है। अगेन, नो माइनर शैल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ ओपीसी। ये ध्यान रखना है आपको, ओपीसी का मेंबर कौन नहीं बन सकता, माइनर नहीं बन सकता और नॉमिनी भी नहीं बन सकता। सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड कन्वर्टेड इनटू ए कंपनी अंडर सेक्शन 8। बेटा ओपीसी को कभी भी आप डायरेक्टली सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये लॉ ने हमें बोला है, ये आपको याद रखना है। सेक्शन 8 में डायरेक्टली ओपीसी कन्वर्ट नहीं हो सकती है। अगर आपको ओपीसी को सेक्शन 8 में कन्वर्ट करना है तो आपके पास ये ऑप्शन है कि पहले आप ओपीसी बनाई है आपने, उसको आपने प्राइवेट में कन्वर्ट किया या फिर पब्लिक में कन्वर्ट किया, और फिर आपने उनको सेक्शन 8 में कन्वर्ट कर दिया। डायरेक्टली नहीं कर सकते आप सेक्शन 8 में कन्वर्ट, ठीक है बेटा। अब देखो एक और रेस्ट्रिक्शन है कि आप एनबीएफसी, एनबीएफसी क्या होता है मैम, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ऐसे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो फाइनेंस तो अवेलेबल करवाते हैं लेकिन बैंक की डेफिनेशन में नहीं आते, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का काम आप नहीं कर सकते हो अगर आप ओपीसी हो, क्योंकि ये बहुत टिपिकल काम होता है, बैंक जैसा काम है, तो वो आप 1 पर्सन कंपनी में नहीं कर पाओगे। अच्छा, ये लास्ट जो कंडीशन है ना, ये तो बहुत ही शानदार है। ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलेंट्री इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस, आप किसी दूसरी कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो पाओगे अगर आपको पैदा हुए हुए, मतलब ओपीसी को इनकॉर्पोरेटेड हुए हुए कम से कम 2 साल नहीं हो गए। तो 2 साल से पहले सोचना भी मत कि तुम ओपीसी को किसी और में कन्वर्ट कर लोगे। लेकिन अगर आपने आज कंपनी बनाई और आप विद इन 2 ईयर्स ही बड़ी कंपनी बन गए, ओपीसी से, ओपीसी की पेड अप शेयर कैपिटल आपकी इंक्रीज हो गई 50 लाख रुपीज से, या टर्नओवर इंक्रीज हो गया 2 करोड़ से, तो हमें ऐसा लगता है कि अब आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि अब आप ओपीसी के लायक नहीं हो, आप तो बड़ी कंपनी बनने के लायक हो गए। बेटा ये लिमिट हमने कहीं पढ़ी है क्या बेटा? स्मॉल कंपनी में ये लिमिट पढ़ के आए थे हम, वही है। तो बड़ी कंपनी के लायक हो गए, पेड अप शेयर कैपिटल आपकी कितनी थी, 50 लाख से एक्सीड कर गई और टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड कर गए, तो अब आप बड़ी कंपनी बनने के लायक हो गए। तो आप ओपीसी को 2 साल से पहले भी कंपनी में, अदर कंपनी में कन्वर्ट कर पाओगे। वैसे तो नहीं कर सकते थे, लेकिन लिमिट एक्सीड करने के कारण कर सकते हो। अगर विद इन लिमिट है तो आप नहीं कर पाओगे 2 साल तक। मैम 2 साल हो गए हमें और अभी तक हम विद इन लिमिट ही आ रहे हैं, तो कर सकते हैं क्या बेटा? 2 साल एक्सपायर होने के बाद आप कर सकते हो कन्वर्ट, लेकिन 2 साल से पहले अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपकी लिमिट एक्सीड होना जरूरी है, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 8 कंपनी। बेटा सेक्शन 8 कंपनी बहुत ही सिंपल है। चैरिटेबल पर्पस के लिए, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए जो कंपनी फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सेक्शन 8 कंपनी। देखो सिंपल सी बात है मैम, सेक्शन 8 क्यों बोलते हैं बेटा? इस कंपनी की जो डिटेल है ना वो सेक्शन 8 में दी हुई है कंपनीज एक्ट के, इसलिए इसको हम सेक्शन 8 बोलते हैं, और कोई लॉजिक नहीं है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि अपन इसको सेक्शन 8 बोल के कुछ और बोल दें, नहीं, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी सेक्शन 8 में कवर्ड होता है, इसलिए अपन इसको सेक्शन 8 बोलते हैं, और कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं है। अच्छा मैम, इसको पहले क्या बोलते थे? पहले तो कंपनी तक 2013 नहीं था, 1956 था बेटा। उस टाइम सेक्शन 25 हुआ करता था 1956 के एक्ट के अकॉर्डिंग, तो अपन इसको बोलते थे सेक्शन 25। जैसे एक्ट चेंज हुआ, सेक्शन चेंज हो गया, सेक्शन 8 बन गया, तो अब हम इसको बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। अब मेन आता है इनका काम क्या होता है बेटा? इनका काम होता है प्रमोट करना चैरिटेबल ऑब्जेक्ट को। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, कॉमर्स से भी रिलेटेड हो सकता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आपको डिस्कवर कर रहे हो उसके लिए आप चैरिटी कर रहे हो, आर्ट्स से भी रिलेटेड हो सकता है, साइंस से भी रिलेटेड हो सकता है, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, इससे रिलेटेड कोई भी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप कंपनी फॉर्मेट करते हो तो उसको बोलते हैं सेक्शन 8। बेटा ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ये कंपनी कभी भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं होती है। मैम प्रॉफिट हो गया तो फिर क्या करेंगे? उसको खड्डे में डालेंगे ना। अगर प्रॉफिट हो गया
तो उसको हम इसी ऑब्जेक्टिव के प्रमोशन में लगाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने स्कूल खोला और उससे आपको 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो आप दूसरा स्कूल खोल लो या स्कूल की बिल्डिंग डबल कर लो, लेकिन आप उस पैसे को घर नहीं ले जा सकते। उसी ऑब्जेक्टिव के प्रमोशन में लगाते जाओगे, उसी ऑब्जेक्टिव को बढ़ाते जाओगे, चैरिटी दिन दुगनी रात चौगनी करते जाओगे अगर प्रॉफिट हो रहा है तो। बेटा उस पैसे को घर नहीं ले जा सकते मतलब मेंबर्स को बांट नहीं सकते। मेंबर्स को बांटते किस फॉर्म में? डिविडेंड की फॉर्म में, तो वो आप नहीं कर पाओगे। तो 2 काम आप प्रॉफिट का क्या कर सकते हो, आप उसे अपने ऑब्जेक्टिव में लगा सकते हो, लेकिन मेंबर्स को डिविडेंड के तौर पे नहीं बांट सकते। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कुछ नाम दिए हुए हैं सेक्शन 8 कंपनी के, FICCI, एसोचैम, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, CII। तो बेटा बेसिकली हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 8 कंपनी किसके लिए होती है? टू प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। एप्लीकेशन किसके लिए होता है इसका? फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, नॉट फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। लाइबिलिटी किसी भी तरीके की हो सकती है इसकी, लिमिटेड लाइबिलिटी ही होती है सेक्शन 8 कंपनी की, ठीक है। अब लिमिटेड होती है, चाहे वो प्राइवेट भी हो सकती है पब्लिक भी हो सकती है। अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड उसके नाम के एंड में आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा। अरे वाह बेटा, कोई भी प्राइवेट कंपनी होती है ना, उसके नाम के एंड में आपको लिखना पड़ता है प्राइवेट लिमिटेड, सॉरी। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है उसके नाम के एंड में आपको क्या लिखना पड़ता है? प्राइवेट लिमिटेड। बट सेक्शन 8 कंपनी के नाम के एंड में आपको क्या लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है? प्राइवेट लिमिटेड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपको एग्जम्पशन दी गई है, ये आपको बोला गया है कि आपको कोई भी नाम के एंड में कोई भी प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जिसका ऑब्जेक्टिव है चैरिटी करना, उसका नाम है आशा प्राइवेट लिमिटेड, बट आप केवल क्या नाम यूज कर सकते हो? आशा। मैम इसका क्या फ़ायदा? बेटा फीलिंग आती है और कुछ नहीं। आशा प्राइवेट लिमिटेड बोलते लोगों को लगेगा हम एक कंपनी में डोनेशन दे रहे हैं, और आशा बोलते हैं कि यार चैरिटी कर रहे हैं। अगर पब्लिक कंपनी होती तो भी आपको लिमिटेड लिखना पड़ता है नाम के एंड में, तो वो भी आपको लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है इन सेक्शन 8 कंपनी। आपको ना तो लिमिटेड वर्ड यूज करने की जरूरत है ना प्राइवेट लिमिटेड। बेटा आपको अगर सेक्शन 8 कंपनी खोलनी है तो कैसे खोल सकते हो? आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ता है लाइसेंस के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो अगर सेटिस्फाइड हो जाते हैं आपके काम से तो वो आपको क्या दे देते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लाइसेंस दे देती है, वो ROC को पावर दे देती है आपको लाइसेंस देने का। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, अगर आप अपने काम सही तरीके से नहीं करते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकती है अगर आपने कंडीशन ब्रेक कर दी सेक्शन 8 की। फॉर एग्जांपल डिविडेंड नहीं बांट सकते, आपने बांट लिया, तो उस केस में सेक्शन 8 कंपनी का स्टेटस आपसे छीन लिया जाएगा, लाइसेंस रिवॉक हो जाएगा। अगर आपने किसी भी तरीके का फ्रॉड किया या पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई काम किया, प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई काम किया, तो उस केस में भी आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, गवर्नमेंट आपका लाइसेंस छीन लेगी। ठीक है, अब जैसे लाइसेंस रद्द हो गया तो अब आपको नाम के एंड में लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, वो वर्ड्स भी ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, अब हमारी ये लास्ट साइड है आज की पार्ट 1 कंपनीज एक्ट से रिलेटेड, जो हम देख रहे हैं PFI। इट इज़ अबाउट PFI, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्या होता है मैम? नाम में क्या है बेटा? नाम में बहुत कुछ है। P मतलब पब्लिक, F मतलब फाइनेंशियल, I मतलब इंस्टीट्यूशन। P पब्लिक को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली इंस्टीट्यूशन। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक को इजीली फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो बेटा इसकी डेफिनेशन में क्या क्या कवर होता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया, LIC, जिसका एक एक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, UTI बोले तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसी तरीके से और भी हमारी कई इंस्टीट्यूशंस है जो गवर्नमेंट ने बना रखी है, किससे रिलेटेड? फाइनेंस प्रोवाइड करवाने की, जो पब्लिक को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, ऐसे इंस्टीट्यूशन को बोलते हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बेटा इसी के साथ हम ये ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंटली मुझे लिसन किया, और आई थिंक आपको कुछ जो भी चीज़ें हैं वो क्लियरली समझ में आ गई होगी। आप अपने क्वेश्चंस और जो भी कमेंट्स है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।